ओके, सो चलो दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखें कि हम लोग कंप्लीट किए थे हमारे लास्ट क्लास में अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी का क्या हालत था। आप लोग सबको इस बात को विटनेस किए, आप लोग सभी इस बात को देखे और समझे। हाँ, इंडियन इकोनॉमी का क्या हालत हो रखा था। यू सी सर, बिल्कुल सही बात बोलते हो आप, सर बिल्कुल सही बात बोलते हो आप। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं, माय डियर फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हम लोग जिस डिस्कशन पे जा रहे हैं, या अब हम लोग जिस डिस्कशन के अंदर एंटर कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और सर, व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग इनटू? मैं बोला, सुनो आप लोग बात को। हम लोगों ने समझा था इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस था, क्या सिचुएशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज 1947। करेक्ट, ये बात हम लोग सब कुछ समझ के बैठे हुए हैं यहाँ पर। 1947 के बाद क्या? चलो, अब तो ब्रिटिश चले गए ना। सो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि ब्रिटिश जब गए, तब उसके बाद एक्चुअली ये बात तो मैंने आपको बताया है कि इंडिया को पता था कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला 1946 से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम पर लग गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बेसिकली क्या करता है, ये हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था कि हमारी कंट्री को गवर्न कौन करेगा, कैसे कंट्री को गवर्न किया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर टू बी डन। क्योंकि एक नया कंट्री फॉर्म होने वाला था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म होने वाला था। सर बिल्कुल सही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रो दिया था आपको लास्ट क्लास में, एक बार फिर से दे दूं। इंडियन गवर्नमेंट के पास तीन ऑप्शंस थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट बिजनेसमैन इकोनॉमी को डोनेट करते हैं, एक्चुअली डोमिनेट करते हैं, मैंने डोनेट वर्ड यूज किया, सॉरी। प्राइवेट बिजनेसमैन इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। मतलब सर, एग्जांपल दो, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, एवरी ब्लडी थिंग इज ओन्ड बाय द प्राइवेट बिजनेसमैन। प्राइवेट बिजनेसमैन ओन करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अमेरिका उस समय वो फॉलो कर रहा था। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, चाइना जैसी, जहां गवर्नमेंट इज द किंग, अपन को लगता है अपन ही भगवान है, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, दोनों के फीचर्स मौजूद है, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के भी। नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारी कंट्री के उस समय फर्स्ट, वो बोलते हैं कि यार कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही इविल्स है, हम लोग एक सेंटर पाथ चूज करेंगे विच इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि, अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी एक खास बात कि ये इंडिया में जो मिक्स्ड इकोनॉमी बनने वाला था विद ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होल्ड। मतलब हाँ, इंडिया में प्राइवेट बिजनेसमैन भी बिजनेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स रहेंगे, गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल कर सकेगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंदर में रहेगी। प्राइवेट बिजनेसेस कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स का ही बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नेहरू साहब ने कहा। ठीक है, तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा सा और डीप और बातें करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन तरीके की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर आपका प्राइवेट बिजनेसमैन डोमिनेट करता है, कैपिटलिस्ट क्लास, यहां पे गवर्नमेंट डोमिनेट करता है, और यहां पर बोथ, दोनों चलते हैं। ठीक है, इंडिया ने ये चूज किया। आइए एक बार फिर से आप लोगों को फ्लेवर दे दिया जाए हर इकोनॉमी का। सोशलिस्ट इकोनॉमी का फ्लेवर दिया हुआ है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जस्ट लाइक इट टेक्स प्लेस इन चाइना। चाइना में जिस प्रकार होता है कि इकोनॉमी को कंट्रोल या ओन करता है गवर्नमेंट कंट्री का। फिर एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर माय डियर फ्रेंड मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड नॉट बाय द गवर्नमेंट बट द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, एक बात और याद रखना, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल वेलफेयर, मतलब सोसाइटी में लोगों का भला हो, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। मैं आपको बता दूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है, विच इट इज नॉट सोशल वेलफेयर, इट इज प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट्स। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों जन रहते हैं, दोनों अपना अपना मोटिव के साथ काम करते हैं। जैसे इंडिया आज के डेट पर भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। सर बात तो सही है आपका।
माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अपने डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन अ कैपिटलिस्ट एंड अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में माय डियर फ्रेंड वो चीज प्रोड्यूस होता है जिसपे प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है। पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट वो चीज प्रोड्यूस करती है जिसका सोसाइटी को जरूरत है, लार्ज क्राउड ऑफ द सोसाइटी को जरूरत है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। मान लो इंडिया में 20% लोग, या एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां के 20% लोग भूखे हैं, हाँ, हंगर भी फुलफिल नहीं है, लेकिन गाड़ियों का डिमांड आ रहा है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेसमैन वो 20% लोगों का भूख भरने के लिए काम नहीं करेंगे, वो लोग काम करेंगे ये जो गाड़ी का डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। पर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी ठीक उल्टा काम करेगा। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट देखती है कि यार सोसाइटी में 20% लोग भूखे बैठे हैं और यहाँ कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो लग्जरी मांग रही है, तो वो लग्जरी का काम पूरा नहीं होगा। पहले वो भूखों को जरूरत प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब बेसिक नीड्स पर पहले ध्यान दिया जाएगा। यही पहला पॉइंट बोल रहा है। What is needed by the society is what the government decides to produce. How to produce? Again, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक कैपिटलिज्म क्लास का जो पर्सन रहता है वो प्रॉफिट मोटिव चाहता है, तो वो उस टेक्निक को प्रोडक्शन को चूज करता है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जहां पर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो। आप लोग भी अग्री करोगे। पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने लोगों को नौकरियां प्रॉमिस किया तो हो सकता है मशीन ज्यादा सस्ता हो, लेकिन गवर्नमेंट चूज करेगा एम्प्लॉयमेंट। तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर समय एम्प्लॉयमेंट चूज करे। कभी कभार देखता है कि लोगों से ये काम नहीं होगा तो गवर्नमेंट मशीन चूज करेगा। पर कैपिटलिस्ट का सोच सिंपल है, भाई जिससे मेरा कॉस्ट कम होगा हम वो करेगा, कहानी खत्म। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में माय डियर फ्रेंड्स फॉर हुम टू प्रोड्यूस में बेसिकली डिसीजन लिया जाता है किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर। किसका परचेजिंग पावर ज्यादा है, क्या मिडिल क्लास का ज्यादा है क्या इंडिया में, मतलब मिडिल क्लास लोग ज्यादा है क्या, एक काम करते हैं वैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। परचेजिंग पावर पर निर्भर करता है। और सोशलिस्ट क्लास में फॉर हुम टू प्रोड्यूस में सिंपल सा बात यह है कि लोगों को जरूरत किस चीज का है, नीड बेसिस, वो प्रोड्यूस होता है। अफोर्डेबिलिटी नहीं देखा जाता, तेरे पास क्या पैसा है, क्या तुम परचेज कर सकता है, इज नॉट एन इंटरेस्ट ऑफ अ कैपिटल, इज नॉट एन इंटरेस्ट ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट यू नीड इज व्हाट यू गेट, वही प्रोड्यूस होगा एंड उसी के लिए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवेंचुअली इंडिया ने चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स मौजूद थे। अच्छा, सोशलिस्ट सोसाइटी, अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। अब इंडिया में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इतना सिंपल नहीं है कि जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का फीचर्स रहे। इसको थोड़ा सा मैं और बेहतर तरीके से बताता हूं। यहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सोशल सोसाइटी रहेगी, मतलब मिक्स्ड है तो दोनों रहेंगे, पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग रहेगा, प्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी भी रहेगा। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के पास राइट रहेगा कि वो चूज कर सके अपना प्रोडक्ट के बीच में। मैं आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में एक बात और बताता हूं। क्या आपको पता है कि कैपिटलिज्म में राइट ऑफ इनहेरिटेंस है और राइट ऑफ ऑक्यूपेशन भी है। मतलब समझ में आया, मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब कि आपके पेरेंट्स आपको अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब एक प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, एक प्राइवेट बॉडी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट्स रिटायर होते हैं, उनके पास राइट है कि अपनी प्रॉपर्टीज वो आपको ट्रांसफर कर दे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है। गवर्नमेंट आपके पेरेंट्स को नौकरियां देती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, और अगर मान लो गवर्नमेंट आपके पेरेंट्स को घर दिए रहने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी वही घर बड़े होकर मिलने वाला है सोशलिस्ट के अंदर, पर कैपिटलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट में प्रोड्यूसर्स लोग बहुत सारे होते हैं, तो कस्टमर के पास चॉइस रहता है, डेमोक्रेसी इज देयर टू चूज। सोशलिज्म में ये डेमोक्रेसी नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट इज द ओनली प्रोड्यूसर, तो गवर्नमेंट वैरायटी तो प्रोड्यूस करता नहीं है, तो कंज्यूमर के पास वो किंग वाला फीलिंग नहीं आता है। कंज्यूमर डज नॉट हैव द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम द वैरायटी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर।
इस वजह से मैंने यहां लिखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगा जिसमें पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग होगा, मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड होगा, ठीक है, और जहां पे साथ साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी भी रहेगा, जहां पे माय डियर फ्रेंड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी भी रहेगा। अच्छा सर, ये बात है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये बात है। ओके सर, क्लियर है बात को। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप नहीं रहे। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा, जहां पर गवर्नमेंट बिजनेसेस करेगी, गवर्नमेंट के पास पावर्स रहेंगे, साथ साथ में प्राइवेट बिजनेसेस भी चल सकती हैं, लोगों के पास राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी रहेंगे, और साथ साथ में डेमोक्रेसी, कंज्यूमर विल हैव द राइट टू चूज अमंग मेनी, ये भी रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक बात समझ में आया क्या? यो और नो एवरीवन? कम ऑन एवरीबॉडी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, फटाफट बोलिए। कम ऑन एवरीवन, इतना तक बात क्लियर है ना? तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि डेप्थ बढ़ते जाएगा बात का। फटाफट बोलिए आप लोग। ओके, गरिमा का रिस्पॉन्स आ गया, वर्तिका का रिस्पॉन्स आ गया, हितेश, विष्णु का एक क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी है पर सोशलिस्ट काम कर रहा है, तो विष्णु कंपनी प्राइवेट है, अगर साथ में सोसाइटी को डोनेट भी करता तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि इकोनॉमी सोशलिस्ट हो गया, इकोनॉमी कैपिटलिस्ट ही रहेगा। खैर अभी अपने लोग बात को कंटिन्यू करते हैं, ओके, अनुभव का भी रिस्पॉन्स आ गया। ऑल राइट फ्रेंड्स, बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात को। अब माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का। मैं आप लोगों को बता दूं, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगा। इंडिया ब्रिटिश तो गया, अब इंडिया की इकोनॉमी कैसे इंडिया की इकोनॉमी में कैसे सुधार लाया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंडिया ने एक कंसेप्ट अडॉप्ट किया था जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट। ये 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट क्या था सर? माय डियर फ्रेंड, 5 ईयर प्लान्स में, या पहले प्लान क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्लान का मतलब होता है कि एक कंट्री का फोकस क्या चीज पर रहने वाला है, या एक कंट्री की गवर्नमेंट जो सरकार आ रही है अपने सीट पर 5 साल के लिए, उसका आने वाले 5 सालों में क्या एजेंडा मेन रहने वाला है, किस पर वो फोकस करने वाली है सरकार, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे, वो होता है प्लान। प्लान का मतलब पूछ रहे थे ना आप लोग। और प्लान इंडिया में कितने सालों के लिए लागू हुआ? 5 ईयर प्लान, मतलब हर जो सरकार आएगी वो 5 साल का प्लान लेकर आएगी, वो 5 साल का प्लान लेकर आएगी। मीनिंग ऑफ प्लान, मीनिंग ऑफ प्लान का मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका यूज किस सेक्टर्स में, किस एरियाज में यूज होगा आने वाले सालों में, वो होता है एक प्लान। जनरल गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स इसमें दोनों रहते हैं कि ओवरऑल कंट्री क्या अचीव करना चाहता है और स्पेसिफिकली वो अचीव कैसे करना चाहता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और जैसा कि इकोनॉमिक प्लानिंग है, डिफाइंड एज मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का पूरा सर्वे करने के बाद सरकारें डिसीजन लेती है कि हम लोग ये काम करने वाले हैं इस इकोनॉमी के लिए। डिफाइंड एज मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इंडिया ने इसको लागू कैसे किया, इंप्लीमेंट कैसे किया। इंडिया ने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया 1950 में। ये प्लानिंग कमीशन क्या करता है सर? जो भी सरकार आएगी, हाँ, वो अपना एजेंडा प्लानिंग कमीशन को बताएगी कि क्या हम लोग करने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट टेन्योर में फॉर द 5 इयर्स, क्या हम लोग फोकस करने वाले हैं। और प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होता है कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बता दूं, ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये जो है प्लानिंग कमीशन, ये 5 ईयर प्लान्स को मॉनिटर करता था। जो 5 ईयर प्लान्स होता था ना गवर्नमेंट का, ये उसको मॉनिटर करता था। सर अब करता था क्यों बोल रहे हो, अभी समझ में आएगा क्यों।
मतलब जो सरकार आती थी वो 5 साल का प्लान लेकर आती थी कि इस 5 साल में वो क्या क्या एरियाज पर फोकस करेंगे। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। पर मैं आपको बता दूं, ये लास्ट प्लान जो था 12-13 से लेकर 16-17 तक था। फिर मोदी सरकार ने ये प्लानिंग पीरियड या 5 ईयर प्लान्स के कंसेप्ट को हटा दिया। ये जो प्लानिंग का कंसेप्ट है वो अबंडन हो गया और प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल हो गया। जो प्लानिंग कमीशन नाम की बॉडी होती थी ना, खत्म हो चुकी है। वो करती क्या थी वो बॉडी? वो देखती थी गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स में कैसा कर रहा है, गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान्स क्या है और गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लानिंग कमीशन खत्म। तो सर 2017 में जब मोदी गवर्नमेंट ने ये किया तो उसके बदले मोदी गवर्नमेंट कुछ नया नहीं की, हाँ की। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी गवर्नमेंट ने एक नया बॉडी स्टैब्लिश किया जिसका नाम था, प्लानिंग कमीशन की जगह ही वो बॉडी का नाम था नीति आयोग। नीति NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सर इसके पास क्या पावर्स थे? देखो, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के पास पावर्स अलग अलग है, पर लगभग समझे तो जो प्लानिंग कमीशन करती थी नीति आयोग भी वही करता है। ऊपर से देखे तो एक खाली नाम में ही बदलाव आया है। ऊपर से देखे तो, अंदर जाके देखे तो डिफरेंसेस है, छोटे छोटे डिफरेंसेस है, पर ऊपर से देखे तो बराबर बात ही है। खैर, अब आप लोग ये याद रखना कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या नया लेकर आया। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में आ गया, फिर से रिपीट करता हूं कि मोदी गवर्नमेंट क्या नया लेकर आई, तो मैं आपको जवाब दे देता हूं 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट। क्या नया लेकर आई मोदी गवर्नमेंट? ऐसे अगेन 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट। एक्चुअली 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट को वो हटाई और नया लेकर आई, उसकी जगह नीति आयोग का कंसेप्ट। हाँ, नीति आयोग में भी प्लान्स बनते हैं, पर वो जो था ना प्लानिंग कमीशन के अंदर, वो प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है। अब नीति आयोग देखता है कि गवर्नमेंट्स का प्लान्स क्या है और गवर्नमेंट वो प्लान्स को अचीव कर रही है कि नहीं कर रही है। नीति आयोग। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या स्टैब्लिश किया लेटेस्ट 2017 में? नीति आयोग। क्या डिसमेंटल किया? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1950, 1950। अब एग्जाम में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसके लिए अब तैयार हो जाइए आप लोग। जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने थे ना, 1950 से मैं बात कर रहा हूं, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव था। जो सरकार आ रही है उसका अपना ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर 5 ईयर प्लान तक, 2017 तक चले ना 5 ईयर प्लान, 2017 तक हर 5 ईयर प्लान में 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसका शॉर्टकट है जेम्स। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स बोल लो। इंडियन इकोनॉमी के लिए 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हर 5 ईयर प्लान में था और उसका शॉर्टकट है जेम्स। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी, इक्विटी इन इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या है ये सर जेम्स? जरा एक्सप्लेन कीजिए। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक, वो आप लोग अगर नोट डाउन भी करना चाहे तो मैं आपको बता देता हूं, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सुनना आप लोग बात को। अभी तक जो इंपॉर्टेंट है वो है, इंडिया ने कौन सा इकोनॉमी का सिस्टम को अडॉप्ट किया? विच सिस्टम ऑफ इकोनॉमी डिड इंडिया अडॉप्ट? मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा, व्हाट वाज सेटअप फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग? 1950 में प्लानिंग कमीशन विद द कंसेप्ट ऑफ मॉनिटरिंग 5 ईयर प्लान्स। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल्ड? सर 2017 में। एंड व्हाट वाज फॉर्म्ड? नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इंस्टेड। अब आपसे पूछा जाएगा, यार ये 1950 से 2017 तक जितने भी 5 ईयर प्लान थे उसके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे। 4 कॉमन ऑब्जेक्टिव बताओ। याद रखना 4 ही पूछेगा और वो 4 ऑब्जेक्टिव है जेम्स, GEMS। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। सर जरा बात करो इनके बारे में। मैं बोला ध्यान से सुनना। सबसे पहले ग्रोथ। याद रखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 अलग अलग फंडे हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लेना, इकोनॉमी का ग्रो करना और इकोनॉमी का डेवलप करना 2 अलग अलग फंडे हैं। जब सरकारें बात कर रही थी ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों एवरेज इनकम इकोनॉमी का बढ़ना, पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी का बढ़ना। दिस इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब पूछ रहे थे ना, ग्रोथ का मतलब इकोनॉमी का एवरेज इनकम बढ़ना, राइज इन एवरेज इनकम इन द इकोनॉमी। और हर सेक्टर अच्छा करे।
चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो। ग्रोथ इन द इकोनॉमी वाज द ऑब्जेक्टिव, जिससे लोगों का एवरेज इनकम, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़े। और ग्रोथ दो तरीके से अचीव कर सकता है कंट्री। पहला, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनहांस करके, मतलब ज्यादा फोकस इस बात पे ना करें कि कंज्यूमर गुड बहुत बने। मतलब फॉर एग्जांपल ज्यादा फोकस इस बात पे मत करो कि चिप्स ज्यादा बने, ज्यादा फोकस ये करो कि जो मशीन्स होती हैं, कैपिटल गुड्स जिसको बोलते हैं, वो आपकी इकोनॉमी में ज्यादा हो। क्योंकि कैपिटल गुड्स अगर आपकी इकोनॉमी में ज्यादा है तो आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है। याद है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी थे कि ब्रिटेन डिडंट वांट इंडिया टू हैव सेल्फ रिलायंस, हैव अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन कैपिटल गुड्स। मतलब ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया मशीन्स के लिए ब्रिटेन पर ही निर्भर रहे, इंडिया का खुद का प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज ना हो। अच्छा, तो ग्रोथ को पहले तो ऐसे अचीव किया जा सकता है। और दूसरा ग्रोथ को अचीव करने का तरीका है और भी सपोर्टिंग सर्विस, कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करना, रोड्स, पावर, कम्युनिकेशन, ये सब को इंप्रूव करना। ये हर सरकार का ऑब्जेक्टिव था। ग्रोथ का मतलब क्या है? इन जनरल राइज इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, कहानी खत्म। वो है ग्रोथ का मतलब। सारी सरकारों का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा काम करना। सर अभी हम लोग ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अचीव हुआ कि नहीं हुआ, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी 5-5 साल के प्लान बने, 5 ईयर प्लान बने, जो गवर्नमेंट ने बनाया, सरकारों ने बनाया हमसे अभी से पहले, वो 4 मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, 4 मेन कॉमन गोल्स क्या थे? पहला था ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दूसरा था इक्विटी। सर इक्विटी का मतलब क्या होता है? कि हो क्या रहा था हमारी इकोनॉमी के साथ कि जो अमीर है वो और अमीर हो रहा था, मतलब रिच वाज गेटिंग रिचर एंड पुअर वाज गेटिंग पुअरर। तो माय डियर फ्रेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी, यहां पे हमारी गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि रिच और पुअर का बीच का जो फासला है वो कम हो, जो बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी है वो पुअर तक परकोलेट करे, जो पुअर सेक्शन है ना उस तक इकोनॉमी का ग्रोथ का फायदा पहुंचे। साथ ही साथ विमेन या जो भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप आउटकास्ट कर रखे हो, जिसको आप ग्रोथ में नहीं शामिल कर रहे हो, उनको। इसीलिए आप लोगों को क्या पता है, आप लोग जब फ्यूचर में पढ़ाई करोगे आपको बता दूं मैं, कंपनीज एक्ट 2013 जो आया था ना, वो कंपलसरी कर दिया कि हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है। मतलब देयर शुड बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अ वुमेन डायरेक्टर, कंपलसरी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रमोटिंग इक्विटी। सर समझ में आ गया। तो अभी तक मैंने क्या बोला? 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से पहला हम लोगों ने पढ़ा ग्रोथ, दूसरा है ई इक्विटी। इक्विटी का मतलब इंक्रीजिंग द इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी के अंदर उसको रिमूव करना, ये इंश्योर करना कि जो ग्रोथ है उसका, इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है या इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो उसका बेनिफिट्स पुअर को भी मिले। खाली रिच इज गेटिंग रिचर इज नॉट फेयर। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन। बात करेंगे हम, अभी खाली डिस्कस कर रहे हैं कि 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या थी। आइए हम लोग बात करते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे वो गुड्स को बेटर करने के लिए हो या सर्विसेज को। अब ये कैसे किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, नंबर 1, एग्रीकल्चर में नया तरीका का सीड्स लाने को। आज हम लोग करेंगे डिस्कस एग्रीकल्चर को कैसे गवर्नमेंट ने चेंज किया, बात करेंगे हम लोग। पहला, खैर जो भी है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर में नया ट्रैक्टर्स, नया सीड्स, ये सब लाकर, फैक्ट्री में नई मशीन्स यूज कर। और तीसरा, सोसाइटी जिस तरह से विमेन और सर्टेन सेक्शंस को देखता है कि नहीं विमेन को तो यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो चेंज करना। दैट इज ऑल्सो चेंज इन सोशल आउटलुक। इस तरह से आप मॉडर्नाइज होते हो। GEM फ्रेंड्स, फाइनली वी कम टू S, सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे भरोसा, खुद के केपेबल होना। इंडिया जो ब्रिटिश की वजह से निर्भर हो गया था फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, वापस से इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, कि इंडिया को इंपोर्ट ना करना पड़े। सेल्फ रिलायंस को अगर मैं बोलूं तो वो 2 बातों में बढ़ सकता है। पहला, रिड्यूस इंपोर्ट्स या डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स।
सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का ये खासियत है। अवॉइड इंपोर्ट, और खुद पे खुद प्रोड्यूस करो, और हर एरिया में, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, फॉरेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या सर्विस से रिलेटेड हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, GEMS: ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ केपेबल, नो नीड टू इंपोर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान के अंदर सपना क्या था, क्या 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 वो लोग का ऑब्जेक्टिव्स था कॉमन, चार्ट हो, GEMS। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए। पर बिफोर वी टॉक अबाउट दोज चेंजेस, बिफोर वी टॉक अबाउट दोज रिफॉर्म्स, अभी तक सब बात समझ में आया क्या? यो और नो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? 4 फॉर एवरी 5 ईयर प्लान, GEMS। कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर है नहीं क्लियर है? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। ओके, माय डियर फ्रेंड्स, अब सुनिएगा। तो अभी तक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट कैन, पहला ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डिड इंडिया अडॉप्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड, अंडर द करंट गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट, विच न्यू इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कौन सा कमीशन को हटाया गया? प्लानिंग कमीशन, विच वाज सेट अप इन 1950। जितने भी 5 ईयर प्लान से उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? एक्सप्लेन। 4, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो था ऊपर तक का बात। अब हम लोग चैप्टर के और अंदर घुस रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। बताइए सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला बदलाव जो हमारी सरकारों ने किया जैसे ही आए, कांग्रेस की सरकार थी शुरुआती दिनों में, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इनिशियल डेज और इनिशियल ईयर्स, आई वुड रदर से अप्रोक्सीमेटली 20-30 इनिशियल ईयर्स, फिर स्लाइड चेंज हुआ, फिर कांग्रेस आया। खैर वट एवर इट इज, अभी उसका पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, पर आप लोग समझना, लैंड रिफॉर्म्स। माय डियर फ्रेंड्स, लैंड रिफॉर्म्स में ना, मतलब लैंड को कैसे इंप्रूव किया गया। आपको याद होगा जब ब्रिटिश इंडिया से गया तब इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेटेड, एग्रीकल्चर वाज स्टैग्नेटेड, एग्रीकल्चर का पुअर कंडीशन हो चुका था। ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर, पुअर प्रैक्टिसेस थी। हाँ, जमींदारी सिस्टम एग्रीकल्चर पे चल रहा था, ब्रिटिश 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करता था लैंड पे। गवर्नमेंट ने इन सबको बदला, गवर्नमेंट ने इन सबको बदला। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने किया, लैंड रिफॉर्म में बहुत सारी चीजें आती है, पर सबसे पहला जो इसका बेसिक मीनिंग है वो ये है कि लैंड होल्डिंग्स के ओनरशिप को बदलना। ब्रिटिश जमींदार को ओनर बना के चला गया था, और जमींदार लोग किसानों से काम करवा के टैक्स लेता था उनसे। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजॉरिटी हिस्सों में, मैक्सिमम हिस्सों में जो काम कर रहा है किसान, उसी को लैंड का ओनर बना दिया। जो काम कर रहा है किसान, उसी को लैंड का ओनर बना दिया। यही है लैंड रिफॉर्म्स, रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। It ensures that land is actually passed on to the people who cultivate, who work on it. ठीक है, ये हो गया लैंड रिफॉर्म्स। अब खैर, अब मैं और डिटेल में बात करता हूं। माय डियर फ्रेंड, जो भी ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स लाया एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको 2 हिस्सों के अंदर लाया। पहला पहला हिस्सा जिसको हम लोग बोलेंगे लैंड रिफॉर्म्स, जिसके बारे में मैंने एक बेसिक आइडिया दिया आपको, और दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन। आइए हम लोग लैंड रिफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने जो लैंड रिफॉर्म्स लाया, उसमें ब्रिटिश ने 3 चीजें की, 1, 2 और 3। पहला, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। होता क्या था माय डियर फ्रेंड्स, अब किसान बेचारे अनएडुकेटेड, ये लोग अपना
प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे। अब मिडिल मैन लोग शहरों से जाते थे किसानों के पास, किसानों से सस्ते में माल खरीदते थे, प्रोडक्ट खरीदते थे और बाजार में 4 गुना 5 गुना दाम पे बेचते थे। जो एक्चुअल में ग्रो कर रहा है किसान, वही बेचारा 1-2 रुपया कमाता था, और जो ग्रो नहीं कर रहा है, खाली लेके बेच रहा है, वो 50-60 रुपया कमाता था उस प्रोडक्ट पर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव लिया जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक एपीएमसी मंडी स्टैब्लिश किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। अगर किसान को सही दाम उसके प्रोडक्ट का नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट फिक्स कर देगी मिनिमम सीलिंग प्राइस, मिनिमम प्राइस। कोई भी किसान से मिनिमम प्राइस से नीचे खरीद नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई मिनिमम प्राइस से नीचे गवर्नमेंट को किसान से खरीदने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट किसानों को बोलती है कि भाई किसान, तुमको बेचने का दरकार नहीं है, मेरे पास आके बेच देना, मैं तुमसे खरीद लूंगा इस मिनिमम प्राइस पर। किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बचा रहा था गवर्नमेंट, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज करके। डिटेल में बात करते हैं, आइए। और साथ ही साथ ये जो जमींदार होते थे, जो रेंट कलेक्ट करते थे, गवर्नमेंट ने इनका सिस्टम भी खत्म कर दिया। इन इंडिया, middlemen who collected rent from the actual cultivators and deposited a part of it to the government as land revenue was abolished before 1951। मैंने बताया था ना कि ब्रिटिश तक पहुंचाते थे किसानों से लेकर, हटा दिया गया। अब गवर्नमेंट ने ये मिडिलमैन, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता था मालूम है, ये जो जमींदार है ना, किसान से बहुत ज्यादा लेता था, मैक्सिमम हिस्सा खुद के पास रखता था और बाकी गवर्नमेंट को देता था। गवर्नमेंट ने जब ये मिडिलमैन जमींदार लोग को निकाल के फेंक दिया ना यहां से, उससे फायदा क्या होगा पता है आपको? अब किसान सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो जो मिडिलमैन अपना कमीशन खाता था, जो कि ह्यूमंगस हुआ करता था, वो अब किसान के पास सेफ रहता है, उसका सेविंग्स का हिस्सा बन जाता है। सोचो, जो किसान अपना पेट नहीं भर पाता था, वो सेविंग्स जनरेट कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लाया, उसको 2 हेड्स में हम लोग बांटे, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स को साइड रखें, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 3 बातें हैं। पहला था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, जो हम लोगों ने पढ़ा कैसे जमींदार को, ये जो मिडिलमैन जो सब्जी बेचते थे खरीद के, उनको कैसे भगाया गवर्नमेंट ने। दूसरा, ओनरशिप राइट फॉर टेनेंट्स। एक जमींदार लैंड पे कुछ कर नहीं रहा है और ओनर खुद को बोल रहा है। गवर्नमेंट ने काफी एरियाज में टेनेंट से, मतलब जो बेसिकली जो कल्टीवेटर थे, उनको ओनर बना दिया, जमींदार से ओनरशिप छीनकर। और कुछ जगह पे जहां पे सच में आप ओनर थे, वहां पे बोला गया कि नहीं, अब से ये जो जमीन, अब से जब जो ये कल्टीवेटर है जो काम कर रहा है आपके लैंड पे, वो ओनर होगा लैंड का। और हाँ, गवर्नमेंट ने उस कल्टीवेटर को कह दिया कि भाई कल्टीवेटर, सच में लैंड तो इसका था, तो तुम इसको कुछ कमीशन देते रहना ईयरली बेसिस पर। इससे ना पावर आ गया इन दी हैंड्स ऑफ कल्टीवेटर। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर पहला सिचुएशन क्या था, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मिडिलमैन, जमींदार को भगाओ यहां से। दूसरा, ओनरशिप राइट टेनेंट्स को, टेनेंट्स को मतलब कल्टीवेटर्स को दे दिया गया कि तुम अब से ओनर। तो इससे पहले क्या होते थे, जो किसान थे वो इनिशिएटिव नहीं लेते थे कि लैंड पे कोई भी इंप्रूवमेंट करे, क्योंकि उनको तो वही छोटा मोटा हिस्सा मिलने वाला था। अब वो ओनर है, तो वो लोग इंसेंटिव लेने लगे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चरल फील्ड्स को बेहतर करने के लिए। सो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर 2 बातें हैं, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स को साइड में रखें हम लोग अभी समझ रहे हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर 3 बातें हैं। पहला हो गया हमारा एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदार को निकाल दिया गया। दूसरा, ओनरशिप राइट टेनेंट्स को दे दिया गया। सर ये टेनेंट्स कौन हुए सर? नॉर्मली टेनेंट्स का मतलब होता है जो लोग किसी चीज पर रेंट देकर रह रहे हो। अब जो किसान होते थे वो लोग टेनेंट्स ही हुआ करते थे एक तरह से, क्योंकि जमींदार लोग क्या करते थे, किसान को बोलते थे मेरे लैंड पर काम करो और बदले में मेरे को इतना परसेंट दे दे, 90% दे दे। तो जो कल्टीवेटर हुआ वो टेनेंट ही हुआ ना। अब उस कल्टीवेटर को, उस टेनेंट को गवर्नमेंट ने ओनर बना दिया, और जमींदार को तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया निकाल ही दिया था। और क्योंकि टेनेंट ओनर बन गया, तो उसका इंसेंटिव टू वर्क हार्ड एंड टू वर्क बेटर इंक्रीज हो गया। टेनेंट मतलब कौन हुआ? जो कल्टीवेटर पहले रेंट पे रहता था, अब वही लैंड का ओनर बन चुका है।
एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर 2 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स है उसमें 2 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। और तीसरा माय डियर फ्रेंड्स, लैंड सीलिंग फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। लैंड सीलिंग फिक्स करने का क्या मतलब होता है सर? गवर्नमेंट ने जो लैंड सीलिंग फिक्स किया माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम लैंड, क्या गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम लैंड एक इंडिविजुअल कितना ओन कर सकता है। तो मतलब अगर मान लो आपके पास कोई लैंड है और उस सीलिंग से ऊपर है, तो गवर्नमेंट आपका वो लैंड ले लेगा और किसी टेनेंट को दे देगा, मतलब किसी कल्टीवेटर को दे देगा। क्या ये सक्सेसफुल हुआ? वो बात की बात है, एक्चुअल में नहीं हुआ था। हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये बात। क्यों? पता है लोगों ने क्या करने लग गया था? लोगों ने क्या किया पता है? अगर मेरे पास बहुत बड़ा जमीन है, मान लो मेरे पास 4 एकड़ का जमीन है, गवर्नमेंट का लैंड सीलिंग 1 एकड़ है, तो मैंने 1 एकड़ अपने नाम पे दिखाया, 1 एकड़ वाइफ के नाम पे, 1 एकड़ सन के नाम पर, 1 एकड़ डॉटर के नाम पे, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लोग। ओ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो लोग चीटिंग करना सीख गए थे। खैर मैं ये नहीं बता रहा, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये रिवॉल्यूशन या रिफॉर्मेशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज की। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ने क्या सीखा? सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या एग्री रिफॉर्म्स लाया। एग्री रिफॉर्म्स को हम लोगों ने 2 बातों में बांटा, पहला लैंड या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म्स। ये जो लैंड रिफॉर्म्स है इसके अंदर हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी। पहला, अबॉलिशन ऑफ जमींदार यानी कि इंटरमीडियरीज। दूसरा, गवर्नमेंट ने ओनर बना दिया टेनेंट्स को, ओनरशिप राइट टू टेनेंट्स। और फाइनली गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग फिक्स कर दिया कि किसी के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें। पर हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाया, अभी तक टेक्निकल का बात नहीं की है, ये जो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाया इसके कुछ प्रॉब्लम्स थे। इस प्रॉब्लम को याद रखने का तरीका है फाइल, FILE, फाइल। फाइल मतलब गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स तो अच्छा ले आए पर फॉल्ट इन लेजिस्लेशन। पहले तो रूल्स ठीक से नहीं बनाए गए, दूसरा जो रूल्स बनाए गए उसको डिले ठीक से नहीं किया गया, टाइम पर डिले इंप्लीमेंट नहीं किया गया, डिले ठीक से नहीं किया गया बोल दिया मैं गलती से, मैंने कहा इंप्लीमेंट टाइमली नहीं किया गया, तो डिले हो गया उसका इंप्लीमेंटेशन। तीसरा, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं की रिफॉर्म्स को। और एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन फिर भी किसानों का चलता रहा। कैसे, वो भी अपने पढ़ेंगे। क्यों लैंड रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं फेल हुआ वो हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइल इज द कीवर्ड, फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, इंप्लीमेंटेशन डिले, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एक्सप्लॉयटेशन। आइए एक एक करके पढ़ें। जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बनाती थी ना, रूल्स, लेजिस्लेशन मतलब रूल्स, जमींदार लोग या जो ओनर्स होते थे ना, वो लूप होल ढूंढ लेते थे कि इस रूल में क्या कमी है, इसका फायदा कैसे उठाए, वो फायदा उठा लेते थे। माय डियर फ्रेंड्स, उस फायदा जो उठा लेते थे उसकी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, उसकी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं। फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, इसकी वजह से क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव था कि जमींदार लोग के पास, जिसके पास लैंड है वो कम रहे, वो वापस से उतना ही रहा, क्योंकि लोगों ने लूप होल निकालना सीख लिया। जैसे मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग फिक्स किया, तो लोग क्या करने लगे, अपने बच्चा बच्ची है ना, अपने वाइफ, अपने रिलेटिव्स के नाम पे लैंड रजिस्टर करवा दिया, तो उसके वजह से लैंड भी रह गया और गवर्नमेंट का पॉलिसी भी हार गया। तो लैंड फॉल्ट इन लेजिस्लेशन वाज द पहला ड्रॉबैक फाइल के अंदर। दूसरा, आई इंप्लीमेंटेशन डिले। ये एक इंटरेस्टिंग चीज था, जब गवर्नमेंट ये नया लॉ लेकर आई ना, तो जमींदार लोग ने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया। अब आपको पता है कोर्ट में केस करने से मामला टल जाता है, इससे डिले हो गया। कोई भी गवर्नमेंट कोई एक्शन को तब कर सकती है जब केस पेंडिंग ना हो। अब लोग केस कर देते थे जमींदार लोग, और जिस दौरान ये केस चल रहा होता था, ये लोग अपना प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव्स के नाम पे तुरंत ट्रांसफर मारते थे। समझ रहे हो? डिले एंड देन ट्रांसफर इन द नेम ऑफ रिलेटिव। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का इंटेंशन होता था वो सक्सेसफुल ही नहीं होता था।
केरला और वेस्ट बंगाल में खाली लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने सच में एक्टिवली इंप्लीमेंट करवाया कि जो किसान है वो ट्रू ओनर बन जाए उस सॉइल का, उस लैंड का। बाकी जगह गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना दी, स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेशन भी तो एक चीज होता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट बंगाल एंड केरला का। इस वजह से बंगाल और केरला के फार्मर लोग को बहुत बेनिफिट मिला था उस समय, पर बाकी स्टेट में ये बेनिफिट नहीं फैला बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल शोन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और एक लास्ट केस होता था ई एक्सप्लॉयटेशन, जहां जो लैंडलॉर्ड रहते थे ना, वो लोग टेनेंट्स को धमकाते थे क्योंकि लैंडलॉर्ड्स के पास पैसा हुआ करता था। किसान तो अभी भी गरीब थे ना, उनको धमका के, धमकी दे के, घेर के, कैसे भी उनको उन्हीं के लैंड से भगा दिया जाता था और वो लोग खुद को ओनर डिक्लेयर कर देते थे। जब गवर्नमेंट आती थी तो वो लोग बोलते थे कहाँ है जमींदार, हम तो खुद ही लैंड का टीलर है, हम तो खुद ही लैंड का फार्मर है। अब गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ तो ये बोलता है कि जो फार्मर है उसका ओनरशिप होना चाहिए। ये लोग खुद को फार्मर बोलने लगे और जो एक्चुअल फार्मर होता था उसको भगा देते थे धमकियां देकर, और वो लोग को भी भागना पड़ता था बिकॉज यू नो दे वर नॉट एज पावरफुल एज द जमींदार्स और द लैंडलॉर्ड्स ड्यूरिंग दोस टाइम्स। माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स दो तरीके के होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल यानी कि ग्रेन रेवोल्यूशन, जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा तीन चीज, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा जहां पर हम लोगों ने बातचीत किया अबाउट लैंड सीलिंग बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ये क्या सक्सेसफुल हुआ? नहीं, चार ड्रॉबैक्स की वजह से। फाइल लेजिस्लेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने उसमें लूप होल्स, फॉल्टी लेजिस्लेशन, दूसरा इंप्लीमेंटेशन डिले, तीसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एक्सेप्ट केरला एंड वेस्ट बंगाल, और लास्टली ई एक्सप्लॉयटेशन डन बाय द लैंडलॉर्ड्स इवन आफ्टर गवर्नमेंट हैज पास द लॉज। ये खत्म करता है हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर लैंड रिफॉर्म्स वाले हेड को। कहा था ना एग्रीकल्चर के अंदर दो हेड्स है, लैंड और ये लैंड रिफॉर्म्स खत्म। अब हम लोग बात करेंगे टेक्निकल या ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। बिफोर दैट लैंड रिफॉर्म्स कैसे आए, तीन चीज वो, और क्या डिमेरिट थे, फाइल, वो सबको क्लियर है क्या? यो और नो एवरीबॉडी, कम ऑन फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर उसके बारे में जानेंगे। फटाफट रिस्पॉन्ड करिए आप लोग। ओके, क्लियर लग रहा है यहाँ पर तो, यहाँ तक तो सभी को क्लियर लग रहा है एज फार एज रिस्पॉन्सेज आर कंसर्न्ड। वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू रिप्लाई। पारस, गरिमा, वर्तिका, हितेश, इनका रिस्पॉन्स आ चुका है। ओके विष्णु, चलिए अब अपने बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स दो केसेस के अंदर पड़ते हैं, एक लैंड रिफॉर्म्स और एक टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब हम लोग वो टेक्निकल रिफॉर्म्स पर आ गए जिसका नाम रखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, आप लोगों को समझ लेना पहले बिफोर वी मूव इनटू द डिस्कशन इन इंडियन कंटेक्स्ट। एक्चुअली 1940s के दौरान एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको से, जिन्होंने एक ऐसा सीड बना लिया लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर जिसका प्रोडक्टिव पावर, जिसका क्रॉप्स में कन्वर्ट करने का पावर 4 टाइम्स था, 4 से 5 टाइम्स था एक नॉर्मल क्रॉप का। मतलब एक नॉर्मल सीड ले लीजिए आप, नेचुरल सीड, और एक ग्रीन रेवोल्यूशन से बना हुआ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आप यूज कर लीजिए।
जो ये आर्टिफिशियली मेड था, इसका प्रोडक्टिविटी 4 गुना 5 गुना था कंपेयर टू द नॉर्मली मेड या नेचुरली मेड। अब इंडिया का उस समय दौरान, इंडिया या दुनिया का उस समय दरकार था क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी की, सबका पेट भरे, बिकॉज पॉपुलेशन वाज फास्ट राइजिंग। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात किए जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। पर अगर इंडियन कंटेक्स्ट में मुझे कोई कहता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, तो मैं बोलूंगा साउथ से थे एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने इंडिया में ये अडॉप्ट करवाया ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया ना, हर जगह नहीं, हरियाणा पंजाब में पहले आया। एक्चुअली इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ ना, 2 पार्ट्स में इंप्लीमेंट हुआ, एक ड्यूरिंग द मिड 1960s और फिर 1970s। 1960s में पहले इंप्लीमेंट हुआ फेज 1 के अंदर हरियाणा पंजाब में, वहां बहुत सक्सेसफुल था। फिर बाकी कंट्री में ये स्प्रेड हुआ, बंगाल एंड एवरीथिंग। अच्छा सर, मैं आपको बता दूं, ये जो 1960s वाला ईयर था ना इंडिया में, 1960 बोल रहा हूं, 1960s वाला पीरियड एक गोल्डन ईयर था। क्यों सर ये गोल्डन ईयर क्यों था सर? इसके गोल्डन ईयर होने का रीजन था माय डियर फ्रेंड्स की 1960s के दौरान लगभग 2 से 3 रेवोल्यूशन इंडिया में हुए। आपको मैं बताता हूं क्या क्या। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे इंडिया में जो फूड शॉर्टेज था वो खत्म हो गया इंडिया में। उसके बाद फमाइन, भुखमरी नहीं आया ग्रीन रेवोल्यूशन आने पर, पहला। दूसरा ऑपरेशन फ्लड, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जहां इंडिया में मिल्क फैल गया, दूध पूरे इंडिया तक फैल गया, वर्गीस कुरियन, सेम 1960s के दौरान। एंड तीसरा माय डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान एडुकेशन और लर्निंग रेवोल्यूशन भी स्प्रेड हुआ, जहां अलग अलग लोग, लाल बहादुर शास्त्री को आप ले लो, राधा कृष्णन जी को ले लो, सबने कोशिश किया टेक्नोलॉजी, लर्निंग को रेवोल्यूशनाइज करें, इंडिया में लर्निंग स्प्रेड करें। 2 रेवोल्यूशन हमारे काम किए सिलेबस के अनुसार बात करूं तो, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन। और आपको पता है ऑपरेशन रेवोल्यूशन की वजह, ऑपरेशन फ्लड यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से ही इंडिया में अमूल आया या अमूल सेटअप हुआ। पर खैर, मैं बात अभी अपना ग्रीन रेवोल्यूशन का करता हूं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो फूड की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इतनी इंप्रूव कर दिया कि किसानों के पास और इंडिया में कभी भी फूड का शॉर्टेज नहीं हुआ। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन यूज करता क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज। अब इसमें क्या होता है? स्पेशली लैब मेड सीड्स, केमिकली प्रोड्यूस सीड्स होते हैं, ये वो यूज होते हैं, प्लस स्पेशल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स और नेचुरल पेस्टिसाइड्स काम नहीं करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होने लगेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में। और ये व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज होने लग गया। अब इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन का जरूरत क्यों पड़ गया था? पहला बात, कंट्री का 75% लोग अपना इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से कमाता था। अब अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो कमाएंगे कैसे? तो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना चाहिए था। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ग्रीन रेवोल्यूशन वो एनेबल किया। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश के दौरान बहुत पिछड़ा हो गया था, और ना जमींदार ने ना ब्रिटिश ने कोई इंसेंटिव लिया था एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने का। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए ये करना पड़ा। और तीसरी बात, इंडिया जो था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बारिश पर निर्भर था। बारिश होती थी तो फसल अच्छी उगती थी, नहीं होती थी नहीं उगती थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाया गया, और वो सक्सेसफुल हुआ। मैंने जैसा कहा, 2 फेजेस में इंप्लीमेंट हुआ, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 लगभग मिड 1960s में आया, जो कि पंजाब तमिलनाडु में इंप्लीमेंट हुआ, और लेटर ऑन फिर वो बाकी स्टेट्स में भी फैला जब सक्सेसफुल था पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या बेनिफिट्स हुए?
इसको साइड में रखते हैं। साइड में रखते हैं का मतलब SIDE, ऐसे याद रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा को साइड में रखो, तो इससे आपको ट्रिक याद हो जाएगा। साइड, पहला, हमारा कंट्री फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस अचीव कर लिया, जो इंपोर्ट्स का जरूरत पड़ता था वो खत्म हो गया। मार्केट सरप्लस जनरेट होने लग गया, मतलब समझ में आया? मतलब किसान जो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, पहले वो खुद के लिए प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, अब खुद के लिए भी प्रोड्यूस कर लिए और एक्स्ट्रा भी बच गया जिसको बाजार में बेच सकते हैं, उसको मार्केट सरप्लस बोलते हैं। क्योंकि सप्लाई बढ़ गया तो जो फूड ग्रेन्स है उनके प्राइसेस भी कम होने लगे। और बफर स्टॉक, कंट्री को फ्यूचर में कोई दिक्कत हो उसके लिए सरकारें बफर स्टॉक बनाने लगी किसानों से ले लेकर। ये 4 फायदे हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के। सेल्फ रिलायंस, पहले इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का ऐसा हालत हो गया था कि अमेरिका से अपना फूड रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था इन फूड ग्रेन्स फॉर मीटिंग द नेशनल फूड रिक्वायरमेंट्स। पहला पॉइंट, साइड में S, सेल्फ रिलायंस। दूसरा, इंक्रीज इन मार्केट सरप्लस। मैंने कहा ना, मार्केट सरप्लस का मतलब होता है द एक्स्ट्रा लेफ्ट विद द फार्मर आफ्टर ही और शी हैज प्रोड्यूस्ड इनफ फॉर हर और हिज ओन कंजम्पशन, मतलब खुद का कंजम्पशन के लिए बना लेने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बच जाना, दैट इज मार्केट सरप्लस। और हाँ, वो मार्केट सरप्लस बढ़ गया था तो किसानों का इनकम अब बाजार में बेचकर भी बढ़ के आने लग गया था अच्छे से, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज में होने लगा ना। अब तीसरा, फूड ग्रेन्स का प्राइसेस कम होने लग गया। पहले फूड ग्रेन्स लिमिटेड थे, लिमिटेड होता था तो प्राइसेस बढ़ते थे, पर अब प्राइसेस कम होने लगे तो जो लो इनकम ग्रुप्स जो हेल्दी नहीं हुआ करते थे अब उन तक भी खाना पहुंचने लग गया बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस, उनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। साइड में 3 बातें हुई। नंबर 1, हम लोगों ने क्या कहा? ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फायदा S, सेल्फ रिलायंस, नो मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका और एनी अदर कंट्री फॉर इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। दूसरा, I में हम लोगों ने डिस्कस किया मार्केट सरप्लस इंक्रीज करना, द एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर आफ्टर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ। एंड तीसरा, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स कम हो गया जिसकी वजह से द लोअर इनकम सेक्शन बेनिफिटेड। और फोर्थ, इट एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू बिल्ड बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज लाइक एन इमरजेंसी स्टॉक जो गवर्नमेंट यूज कर सकती है अगर कंट्री में कल को कोई आपदा विपदा दिक्कत आ जाए। इट बिकेम पॉसिबल। जो कंट्री ऑफ फमाइन की शिकार थी एक टाइम पे, अब वो सेल्फ रिलायंस अचीव कर ली थी। अब वो सेल्फ रिलायंस अचीव कर ली थी फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे 4 फायदे ग्रीन रेवोल्यूशन के। साइड, SIDE, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, इंक्रीज इन मार्केट सरप्लस, डिक्लाइन इन द प्राइसेस, एंड फाइनली एनेबलिंग बफर स्टॉक। स्टॉक्स बिल्डअप होने लगे, एनेबल्स बफर स्टॉक। डियर फ्रेंड्स, फायदे समझ में आ गए क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के? SIDE, यो और नो एवरीबॉडी, कम ऑन, फटाफट बताइए आप। एक और टॉपिक है जो मैं बताऊंगा, फिर क्लास रैप अप करूंगा आज। सुनिएगा बाकी फ्रेंड्स, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो थी 2 कंसर्न्स थे, वो मैं आप लोगों के सामने एड्रेस करना चाहता हूं। बताइए सर क्या कंसर्न्स? पहला कंसर्न था माय डियर फ्रेंड्स, इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज मतलब रिच रिचर हो जाएगा, पुअर पुअर हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन से इस बात का डर था। कैसे सर? क्योंकि जो भी इनपुट्स होते थे ना यूज ग्रीन रेवोल्यूशन में, स्पेशल सीड्स और स्पेशल फर्टिलाइजर्स, वो कॉस्टली होते थे और ओनली लार्ज फार्मर्स कुड अफोर्ड इट। तो पुअर फार्मर्स तो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, वो और गरीब हो गए बेचारे, और अमीर बन गए। इनकम इनइक्वालिटीज। और दूसरा माय डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम था रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। आप लोग समझिए, पेस्ट अगर अटैक करे ना तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो भी आपका क्रॉप्स है वो खत्म हो सकता है। अब रिच फार्मर्स को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर स्मॉल फार्मर्स का पूरा इनकम, पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर पेस्ट अटैक हो गया तो। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से बना हुआ प्रोडक्ट आर्टिफिशियल था, पेस्ट अटैक का खतरा ज्यादा था उसमें। तो 2 मेजर कंसर्न्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। एक, इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ेगी क्योंकि इनपुट्स वेर कॉस्टली, ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट।
तो रिच और रिच हो जाएगा यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। और दूसरा पेस्ट अटैक का रिस्क, जिसकी वजह से अगर एक गरीब किसान अफोर्ड कर भी लिया, एक पेस्ट अटैक हुआ और उसका पूरा फसल बर्बाद, डिस्ट्रॉयड हिज होल लाइफ, हिज होल इनकम। ओह, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया अबाउट व्हाट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, सक्सेस, फेलियर्स, जहां हम लोगों ने लैंड के बारे में और टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया, कैसे गवर्नमेंट ने कोशिश की और उनके क्या लिमिटेशंस थे हमने डिस्कस किया। आज का डिस्कशन यही वाइंड अप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग हमारे सेकेंड क्लास में, या आई वुड रादर से हम लोग अभी हमारे सेकेंड क्लास में हैं ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1919 तक का पीरियड वाला शॉर्ट चैप्टर पे। एज आई टोल्ड यू, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ, विच वाज चैप्टर 1 फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी पार्ट, जहां हम लोगों को समझ में आया था कि ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर्स का क्या हालत कर दिया था जाते जाते 1947। करेक्ट सर, करेक्ट। फिर माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपना डिस्कशन को आगे लेकर गए थे और हम लोग किधर गए थे? फिर हम लोगों ने बातचीत किया था अबाउट, यू सी, ऑन द एरियाज रिलेटेड टू इंडिया का अप्रोच आफ्टर 1947, मतलब आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। वो हमारा सेकेंड चैप्टर है। ये जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, इसका फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना? इसका फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। अग्रीड सर, बिल्कुल अग्रीड कि ये जो सेकेंड चैप्टर है इसका फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1950 टू 1990 और कॉल्ड एज 47 टू 1990, ठीक है सर, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या सीखा था इस चैप्टर के अंदर इन अवर लास्ट क्लास, क्यों ना एक बार रिवाइज कर लिया जाए? सर बिल्कुल सही। लगभग 200 साल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और इंडिया को चाहिए था कि भाई अपना इकोनॉमी वापस से बिल्ड करे। और जो रिबिल्ड करना था इंडिया को, अपनी इकोनॉमी को, माय डियर फ्रेंड्स, उसमें इंडिया के पास ऑप्शंस था, या इंडिया को चॉइस लेना था कि कौन सा टाइप ऑफ इकोनॉमी हम लोग अडॉप्ट करें। कैपिटलिस्ट, जहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। सोशलिस्ट, जहां केवल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। या मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती है। फिर हम लोगों ने पता लगाया था कि गवर्नमेंट, इंडिया ने डिसाइड किया था कि भाई इकोनॉमी जो होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जिसमें गवर्नमेंट भी रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस भी रहेंगे, पर ज्यादा मेजॉरिटी या ज्यादा डोमिनेटिंग रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बिजनेसेस किसके कंट्रोल में होंगे? मैक्सिमम बिजनेसेस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे होंगे। कौन? गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दिया हुआ जाएगा टू एग्जिस्ट। बिकॉज देखिए, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन इसलिए देना जरूरी था बिकॉज हमारी कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री में अगर डेमोक्रेसी ना हो तो वो कंट्री वापस से उसी प्रॉब्लम में फंसने वाली है जिधर से वो निकली है। तो लोगों को डेमोक्रेसी, लोगों को राइट देना था इंडियन पीपल को, इन टर्म्स ऑफ डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, इन टर्म्स ऑफ वोटिंग हु दे वांट फॉर। इस वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी वेर ऑल्सो अलाउड। इकोनॉमी को मेजॉरिटी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, हम लोगों ने लास्ट में सीखा था। पर इकोनॉमी को मेजर तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, हम लोगों ने सीखा था। परंतु प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड था इन सर्टेन एरियाज। प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेसेस अलाउड थे, मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन भी बिजनेस कर सकते थे। ये हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोगों ने जाना था कि एक कंसेप्ट आया था 5 ईयर प्लान्स का। किसका? 5 ईयर प्लान्स का। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअली रशिया और रादर यूएसएसआर 1940s में लेकर आया था, 1943। उससे इंस्पायर हुए थे हमारे नेहरू साहब और बाकी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तब ये 5 ईयर प्लान्स इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था। ये 5 ईयर प्लान्स में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? 5 ईयर प्लान्स में
ये डिसाइड हुआ कि जो भी 5 ईयर प्लान होगा, मतलब जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, जो भी सरकार इलेक्ट होगी, वो अपना एक एजेंडा लेकर आएगी कि भाई हम लोग इलेक्ट हुए हैं 5 साल के लिए और ये हमारा 5 साल का प्रोग्राम है कंट्री के लिए। और फिर वो लोग उस एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, मेहनत करेंगे। एक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में इसी पर्पस के लिए। प्लानिंग कमीशन बेसिकली मॉनिटर करेगा कि डे टू डे बेसिस पर या ईयर टू ईयर बेसिस पर जो गवर्नमेंट प्लान बोल रही है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। और प्लानिंग कमीशन का जो हेड हैगा वो प्राइम मिनिस्टर होता था। चेयरमैन जो होता था प्लानिंग कमीशन का वो प्राइम मिनिस्टर होता था। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था, या रदर प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट था, वो 2012-13 से 16-17 तक लास्ट प्लान था, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने और रदर बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश कर दिया और एक नया बॉडी फॉर्म हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन हटा तो क्या आया? द आंसर इज नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ये नीति आयोग माय डियर फ्रेंड्स एक प्लानिंग बेस्ड बॉडी थी जो प्लान करती है। सेम चीज है, मतलब जो भी प्लानिंग कमीशन के पास पावर थे ना, सिमिलर पावर नीति आयोग के पास भी थे। ये देखना कि डे टू डे बेसिस पर गवर्नमेंट अपना 5 ईयर प्लान या प्लान्स को अचीव कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया, हटाइए इसको। अब मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। व्हाट वाज द कॉमन गोल ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स? जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने थे राइट फ्रॉम 1950 टू 2016-17 वाला फाइनेंशियल ईयर, व्हाट वर द कॉमन गोल ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स? मतलब हर 5 ईयर प्लान का अपना एक ऑब्जेक्टिव था कंट्री से रिलेटेड, लेकिन एक ब्रॉडली ये 4 पॉइंट सब में थे। इसका शॉर्टकट है जेम्स, वो खाने वाला जेम्स नहीं, जेम्स। ग्रोथ, की इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ग्रोथ का मतलब कंट्री का जो जीडीपी है, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज हो। जीडीपी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कंट्री का कैपेसिटी को इंप्रूव करके। मतलब जो कंट्री केवल फिनिश प्रोडक्ट्स बना रही है ना, जैसे इंडिया खाली चिप्स बना रहा है, अब इंडिया मशीन्स भी बनाए तो इंडिया का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा। और साथ में सर्विस सेक्टर, 2 सेक्टर्स को बढ़ना था। देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर तब भी डोमिनेटिंग था, आज भी डोमिनेटिंग है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इज वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो जीडीपी या नेशनल इनकम को बढ़ने का स्ट्रेटेजी जो हो सकता था वो हो सकता था सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को भी सामने आना पड़ेगा। और सर्विस सेक्टर उस समय इतना महान क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय इतनी लिटरेसी की फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं थी। इक्विटी, जी हो गया ग्रोथ, राइज इन नेशनल इनकम, इक्विटी का मतलब कि ये इंश्योर करे गवर्नमेंट कि जो इनकम में जो रिचर और पुअर जो पुअरर है, वो जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वो गैप को ब्रिज कर सके। लोगों का जो सोशल आउटलुक है, विमेन एम्पावरमेंट है, वो सब प्रमोट करे। नया टाइप ऑफ मशीनरी आया जाए, दैट इज व्हाट इक्विटी प्रमोटेड। फिर मॉडर्नाइजेशन के अलग एस्पेक्ट्स है। अगर एग्रीकल्चर है तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब एग्रीकल्चर की नया सीड्स जो बाद में आता भी है 49 में या 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में। दूसरा, नया टाइप ऑफ मशीन है। अगर बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो रही है, देखो प्राइमरी सेक्टर की बात हो तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में नया सीड्स, फैक्ट्रीज का, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का बात हो रहा है तो नया मशीन्स। और अगर सर्विस सेक्टर का बात हो रहा है तो चेंजिंग आउटलुक टुवर्ड्स द वुमेन एंड सो मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन हो गया। और लास्टली एस, सेल्फ रिलायंस, कि इंडिया इंपोर्ट करता था फिनिश प्रोडक्ट्स को, इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंसी, खुद कैपेबल हो अपना फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, न कि इंपोर्ट करना पड़े बाहर से, जो कि लेटर ऑन अचीव कर भी लेता है, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स। फिर माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अबाउट लैंड रिफॉर्म्स जो हमारी गवर्नमेंट ने किया। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब माय डियर फ्रेंड्स जमीन से रिलेटेड चेंजेस, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड चेंजेस जो हमारी सरकार ने की। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बदलाव का। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बदलाव माय डियर फ्रेंड्स 2 तरीके से होता है। HYVC रोशनी करेक्ट। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स माय डियर फ्रेंड्स 2 तरीके से होता है।
अगर आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर को बदलना है तो वो दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, आप लैंड को बदलिए, लैंड रिफॉर्म्स कीजिए। और दूसरा, टेक्निकल, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दरमियान टेक्निकल रिफॉर्म्स कीजिए। फिर हमने डिस्कशन किया था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने तीन चीजें की लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। इंटरमीडियरीज, क्या होता था ब्रिटिश के दौरान, एक जमींदार होता था, वो पीजेंट को अपना लैंड यूज करने देता था, पीजेंट से टैक्स लेता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक देता था, आफ्टर कीपिंग द मैक्सिमम टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऐसा जमींदार लोग करते थे। ब्रिटिश ने जमींदार को ही भगा दिया, बोला आपसे तुम ट्रू ओनर ऑफ लैंड नहीं हो, ये जो किसान है ये ट्रू ओनर ऑफ लैंड है, ओनरशिप राइट फॉर टेनेंट्स। और फाइनली गवर्नमेंट ने लॉस फिक्स कर दिए थे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि एक मिनिमम, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड है या क्वांटिटी ऑफ लैंड है जो आप ओन कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर आप ओन करते हो तो वो किसी किसान को दे दिया जाएगा जिसको सच में जरूरत है। ये था लैंड रिफॉर्म्स अंडर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। क्या ये लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ? नहीं। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑफ फाइल, FILE। लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गया बिकॉज ऑफ फाइल, फॉल्ट इन लेजिस्लेशन। अरे गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया उसमें लूप होल्स छोड़ दिया। अब लोग क्या करते थे मालूम है? अपने वाइफ, अपने बच्चों के नाम पे और लैंड कर देते थे, तो जो लैंड था उनके नाम पे वो उन्होंने बांट दिया 4 और 5 लोगों के नाम पे। और सर समझ में आया आपका बात? तो जब उन्होंने इस तरह का लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया और अपने लैंड को बांट दिया तो गड़बड़ तो किया ना साहब। लूप होल्स, ये सबसे बड़ा लूप होल था कि लूप होल निकाल निकाल के लोग जो लॉ था गवर्नमेंट का उसका मजाक बनाते थे, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स फेल हुआ पहला। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन डिले। अरे जो कोर्ट्स होते थे ना, देखो जमींदार लोग और लैंड ओनर सीख गए थे, कोर्ट में चैलेंज कर दो मामला टन जाएगा और फिर हम लोग को मौका मिल जाएगा लोगों को धमकियां देकर, या फिर धमकियां देकर नहीं तो अपने रिलेटिव्स के नाम पे प्रॉपर्टी लगाना। समझो आज अगर आपको कोई गवर्नमेंट हुकूमत देती है, आप उसको चैलेंज करो तो वो कोर्ट में जाएगा। जब तक कोर्ट में जाता था तब लोग क्या करते थे, तब तक अपना ओनरशिप अपने रिलेटिव्स के नाम पे करवा देते थे। तो इंप्लीमेंटेशन डिले, इसका ये भी एक कारण था। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, खाली एक बंगाल और कहीं केरला, यही दो जगह थे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फाइनली एक्सप्लॉयटेशन, लैंडलॉर्ड धमकाते थे गरीब टेनेंट्स को कि सुन तुम ओनर नहीं बनेगा, मेरे को कर, वरना मेरे पास इतना पैसा, हम तेरा क्या करेगा तुम सोच लेना। लैंडलॉर्ड ऑफर फॉर देयर टेनेंट्स टू वॉलंटरीली सरेंडर देयर लैंड, धमका के बेसिकली। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या कहा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर दो बातें थी। एक लैंड रिफॉर्म्स बात कर लिया हम लोगों ने, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ओनरशिप राइट टू टेनेंट्स, है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, फिक्सिंग ऑफ लैंड सीलिंग पढ़ लिया, उसका प्रॉब्लम भी हम लोग पढ़ लिया फाइल के अंदर। अब मैंने आपको क्या कहा था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दो तरीके के, एक था लैंड रिफॉर्म्स और एक है ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्निकल रिफॉर्म। 1960s के दौरान दोस्तों मेक्सिको के अंदर, एक्चुअली मेक्सिको में 40s में ही आ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके दौरान डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उन्होंने नया तरीका का सीड्स इन्वेंट कर दिया था। वो केमिकली प्रोड्यूस था लेकिन उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक नॉर्मल सीड से 4 टाइम्स ज्यादा थी। एक नॉर्मल सीड जितना ग्रेन्स प्रोड्यूस करता था वो उससे ज्यादा 4 से 5 टाइम्स करता था। हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको फर्टिलाइजर्स भी फैक्ट्री का यूज करना पड़ेगा, केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज करना पड़ेगा, बहुत रिक्वायरमेंट थी, वो पानी भी ज्यादा खाएगा। पर यस, ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्रेडिट जाता है MS स्वामीनाथन को। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसकी वजह से क्या सर सच में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई हमारी कंट्री में? एब्सोल्युटली यस। ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 फेजेस में हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में दोस्तों 1960 से 70s के दौरान खाली हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब वहां सक्सेसफुल हुआ तो सेकंड फेज में 70s और 80s में पूरा शहर में, इंडिया में फैल गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे हुए क्या सर? एब्सोल्युटली। इसको 4 पार्ट्स में बांट देते हैं जिसका शॉर्टकट है साइड। सेल्फ रिलायंस, इंडिया जो कि अमेरिका से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था खुद प्रोड्यूस करने लग गया था, सेल्फ रिलायंस। दूसरा आई, इंक्रीज इन मार्केट सरप्लस। इंडियन फार्मर जब प्रोड्यूस करते थे उनके पास इतना प्रोडक्ट बच जाता था कि ना केवल वो खुद का खाना के लिए प्रोड्यूस कर पाते थे, एक्स्ट्रा वो बेच भी पाते थे बाजार में और पैसा कमा पाते थे। साइड में तीसरा डी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। पहले क्या होता था, डिमांड ज्यादा होता था, सप्लाई कम होता था फूड ग्रेन्स का। अब सप्लाई बहुत जोर से हो रखा था,
तो फूड ग्रेन्स का प्राइसेस भी गिर गया। और फाइनली ई एनेबल्स बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब एक रिजर्व स्टॉक जो गवर्नमेंट ले लेती है, अगर अगर एक्स्ट्रा स्टॉक किसानों का बच जाए तो एट द मार्केट प्राइस। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई कंट्री में इमरजेंसी आ जाए, ड्रॉट या कुछ भी आ जाए, तो वो फूड ग्रेन्स को यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो इससे रिलेटेड कुछ डर भी थे। पहला था दोस्तों, मैंने आपको बताया, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, और दूसरा बात इनइक्वालिटीज को फर्दर बढ़ाने का डर। सर समझ नहीं आया। देखो दो बातें थी माय डियर फ्रेंड्स। पहला, अगर पेस्ट अटैक हुआ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्लांट्स या केमिकल्स होता था उसको पेस्ट जल्दी अटैक करता था, तो फार्मर्स लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर पेस्ट अटैक हुआ, एक फार्मर जो मिडिल क्लास है या गरीब है, उसका बेचारे का पूरा इनकम खत्म। पहली बात। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन में इनपुट्स थे वो केवल अफोर्ड कौन कर पाता था? रिच फार्मर्स। तो रिच फार्मर्स अफोर्ड करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते थे और रिच हो जाते थे रिच फार्मर, और पुअर फार्मर बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे और पुअर होते रहते थे। ये था माय डियर फ्रेंड्स हमारा डिस्कशन ऑफ द लास्ट डे। वॉट एवर वी डिस्कस्ड टिल द लास्ट डे, वी आई हैव टोल्ड यू ऑल। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या दो डर था? पेस्ट अटैक का और इनइक्वालिटी बढ़ जाए, क्योंकि गरीब फार्मर्स ये HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स शायद अफोर्ड ना कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि इन गरीब फार्मर्स का गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प किया कि ये लोग HYV सीड्स खरीद पाए। पर बिफोर दैट, क्योंकि मैंने सब कुछ समराइज कर दिया, क्लियर है कि नहीं है? यो और नो बोलना पड़ेगा एवरीबॉडी। सबको रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में फटाफट एवरीवन। ओनली देन विल आई मूव अहेड। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए फटाफट। ओके ओके, वर्तिका का रिस्पॉन्स आ गया। यो सर, हितेश ऑल राइट, फटाफट रिस्पॉन्ड करें सब। वंशिका ठीक है, विष्णु, ओके, गरिमा, रोशनी, ठीक है ठीक है। चलिए अब अपने लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने ना मदद करना शुरू किया पुअर फार्मर्स को, क्योंकि गवर्नमेंट समझ गया था कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन सच में चाहिए है ना कंट्री के अंदर, तो आपको पुअर फार्मर्स तक भी ग्रीन रेवोल्यूशन के सीड्स, आई मीन HYV सीड्स, ओके। हेलो ऋषभ। हाँ ऋषभ बेटा जी, आपका जो डाउट है उसका जवाब ये है कि आप वो पहले वाला क्लास देखोगे तो आपको मिल जाएगा जो मैं बता रहा था, ठीक है? वो पहले वाले क्लास का समरी था। ओके सर, अब आप ध्यान से सुनिए आप लोग। ओके, गवर्नमेंट रोल। अब आप लोग ध्यान से सुनना कि ये जो HYV सीड्स आए थे, आप लोग समझना, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे, आज सर सीधी बात नो बकवास, गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि ये HYV सीड्स पुअर फार्मर्स तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुअर फार्मर्स HYV सीड्स यूज नहीं करेंगे तो वो लोग तो और पुअर हो जाएंगे, रिच रिचर होते जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लोन्स देना स्टार्ट किया। द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लोन्स एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज्ड फार्मर्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, तो ये स्मॉल फार्मर्स भी ग्रीन रेवोल्यूशन का इनपुट्स को खरीद पाएंगे, विच इज द सीड्स एंड द फर्टिलाइजर्स। और एक और चीज गवर्नमेंट ने किया जिससे पुअर फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट देखो समझ गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इनपुट है वो पेस्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट पुअर फार्मर्स को हेल्प करता था जानने में कि कब या किस कंडीशन में पेस्ट अटैक कर सकता है या उससे कैसे बचे। तो इससे पुअर फार्मर्स का वो जो डर था कि भैया पेस्ट अटैक हो गया, अगर पेस्ट अटैक हो गया
तो मेरा पूरा क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा। उससे गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने फार्मर्स को बचा लिया, पुअर फार्मर्स को। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड दो डर थे। पहला कि पुअर फार्मर्स खरीद नहीं पाएंगे तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्या नहीं खरीद पाएंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स, वो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प करके सॉल्व कर दिया। दूसरा पेस्ट अटैक का डर था कि पुअर फार्मर्स का अगर अगर पुअर फार्मर जो है उनका पेस्ट अटैक हो गया उनके रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चर लैंड में, पूरा पेस्ट डिस्ट्रॉयड, वो हेल्प हो गया कैसे? बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो ये रिसर्च करती थी कि कैसे बचे और स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करती थी। अच्छा, अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर फर्टिलाइजर का कॉस्ट मान लो 100 है, 100 था नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर 100 रुपीज है तो फार्मर्स के बिहाफ में 40 रुपीज गवर्नमेंट पे कर देता था, 60 फार्मर को देना पड़ता था। सब्सिडाइज्ड मतलब रिड्यूस्ड रेट्स। आप लोग पढ़े भी हो ये सब्सिडी वर्ड, पता है कहां पढ़े हो? मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या कहां पढ़े हो। आप लोग याद करो सप्लाई, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, उसमें हम लोग पढ़े थे टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, कि सब्सिडीज अगर बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा बिकॉज प्रोड्यूसर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। खैर जो भी है वहां नहीं जाते हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूं सब्सिडाइज का मतलब है एट लो रेट्स। लो रेट्स पर किसानों को गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स और ये सब मुहैया करवाता था, मतलब अवेलेबल करवाता था। और रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैं आपको बता ही दिया। फ्रेंड्स, अब एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, एक इंटरेस्टिंग डिबेट जो शायद आज तक चल रहा है। एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडीज है का मतलब गवर्नमेंट जो खुद बियर करता है फार्मर के बिहाफ में। एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडी मतलब कि अगर फार्मर का कॉस्ट 100 है तो उसका कुछ कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करता है और कुछ फार्मर। तो ये फार्मर्स लोग को ये जो एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज है ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक बहुत तगड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है। सर कैसा डिबेट? सर हमें समझ में नहीं आया कैसा डिबेट छिड़ा हुआ है सर इस पे। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसा डिबेट छिड़ा हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि सब्सिडी टू द गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, वो लोग बोलते हैं यार इसलिए अच्छा नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट पे बर्डन हो रहा है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ रहा है, वो एक्सपेंडिचर को कोई और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है कंट्री में। गवर्नमेंट पे बर्डन हो रहा है जो सब्सिडी गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के लिए देना पड़ रहा है। और साथ साथ में कहने वाले ये भी इसलिए भी बोलते हैं एट द एंड होता क्या है, ये जितने भी सब्सिडीज का बेनिफिट्स है ना रिच फार्मर्स ले लेते हैं, जिनको सच में सब्सिडीज का जरूरत भी नहीं है। पुअर फार्मर्स तो ऐसे भी इन सब्सिडीज का फायदा नहीं उठाते। जो लोग मना करते हैं वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं वो मैं समझा रहा हूं आप लोग को। वो लोग बोलते हैं एक तो गवर्नमेंट का खर्चा खूब हो रहा है और दूसरा रिच फार्मर लोग इसका फायदा उठाते हैं सब्सिडीज का, जिसके लिए ये इंटेंडेड है पुअर फार्मर्स, वो लोग तो इसका फायदा उठा भी नहीं रहे। और वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ सब्सिडीज इंपॉर्टेंट है, वो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास जेब में पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडी मिले तब बेचारे सरवाइव कर पाएंगे। और मैं बता दूं आप लोग को ये जो किसान आंदोलन अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं चल रहा है, एग्जैक्टली इससे रिलेटेड नहीं है पर कुछ इसी तरीके के इश्यूज से रिलेटेड है, उस पर मैं अभी नहीं जाने वाला, पर हाँ कुछ इस तरह से रिलेटेड इशू है। एक्चुअली किसान आंदोलन क्यों हो रहा है या उसका क्या सोल्यूशन है, इस बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को जब हम लोग रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर करेंगे, पर अभी नहीं, ठीक है। खैर अभी सुनते जाओ आप लोग। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कौन वो लोग जो लोग बोलते हैं कि सब्सिडीज देना चाहिए। क्यों वो लोग बोलते हैं कि सब्सिडी देना चाहिए, उसके 3 रीजंस पूछे जा सकते हैं, तो तीनों रीजंस मैं आपको बताता हूं। व्हाई सब्सिडी शुड बी गिवन टू फार्मर्स। पहला, वो लोग बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं वो लोग का मैं बता रहा हूं आपको, वो लोग बोलते हैं कि भैया ये रिस्की बिजनेस है। क्या है? ये रिस्की बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस रिस्की है जनाब, समझिएगा बात को, क्योंकि जनाब बिजनेस रिस्की है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है मॉनसून पर और सो मेनी अदर थिंग्स पर, तो गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए फार्मर्स का, पहला रीजन। दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि सब्सिडी देना चाहिए, वो लोग बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दी तो सोसाइटी में जो रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी है ना, कि रिच रिचर है पुअर पुअर है, वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पुअर फार्मर्स, कुछ पुअर फार्मर जो इस सब्सिडी की वजह से अपना घर चला पाते हैं,
प्रोडक्शन कर पाते हैं, अब वो सब्सिडी विड्रॉ करने से वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बंद हो जाएगा उनका धंधा, बिजनेस। और तीसरा पॉवर्टी। ये लोग बोलते हैं, जो लोग सब्सिडी चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, वो लोग बोलते हैं कि मेजोरिटी क्राउड हमारी कंट्री में फार्मर्स का पुअर है, तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएगा प्रोडक्शन या इनपुट्स जब तक सब्सिडी ना मिले। तो 3 रीजन है। पहला, बिजनेस रिस्की है इसलिए सपोर्ट करिए इन लोग का। दूसरा, इनकम इनइक्वालिटी ना बढ़ जाए इसलिए सपोर्ट करना चाहिए सब्सिडी का। और तीसरा, मैक्सिमम किसान पुअर है, वो इनपुट से नहीं खरीद पाएंगे अगर सब्सिडी ना मिला तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 रीजन दिए जाते हैं व्हाई सब्सिडी शुड बी गिवन। माय डियर फ्रेंड्स, यो और नो एवरीबॉडी, सबको समझ में आया क्या? यो और नो लिखिए फटाफट। कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। ओके, वर्तिका, वंशिका, गरिमा, ऑलराइट। सर बात को आगे बढ़ाते हैं, सर बात को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाओ सर। मैं बोला आप लोग ध्यान दीजिए, सर किस बात पर ध्यान दिए? मैं बोला सुनते जाइए, समझ में आएगा बात आपको। अब कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जो बोलते हैं ये सब्सिडी नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना सब्सिडी नहीं देना चाहिए, आप लोग कहीं उनको ये ना सोचना कि वो लोग किसानों के अगेंस्ट है। गलत गलत गलत। ऐसा नहीं है कि वो लोग किसानों के अगेंस्ट है या किसानों से नफरत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि सब्सिडी नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स, वो लोग क्यों बोलते हैं कि सब्सिडी नहीं देना चाहिए, आइए समझते हैं हम लोग। पहला, वो लोग बोलते हैं कि यार सब्सिडी एक फिक्स कमिटमेंट बन चुका है इंडिपेंडेंस के टाइम से, और ये हर साल हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर का कारण बनता है सरकार का, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर को और भी इंपॉर्टेंट चीजों में लगा सकता है, गवर्नमेंट इसको और भी इंपॉर्टेंट चीजों में लगा सकता है। तो पहला रीजन व्हाई सब्सिडी शुड नॉट बी गिवन, अगेंस्ट ऑफ सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। पहला कि ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज अगर आप दोगे किसानों को, अगर आप लोग किसानों को कंटिन्यूअसली सब्सिडीज दोगे तो फ्रेंड्स होगा क्या? इसकी वजह से सरकार पे बर्डन बढ़ते जाएगा, बिकॉज सरकार को खर्चा बियर करना पड़ रहा है। दूसरा, जो मैंने आपको कहा, जो सब्सिडीज दिए जाते हैं ना, उसका फायदा मैक्सिमम पता है कौन बियर कर रहा है? उसका फायदा जो मेजोरिटी है वो बियर कर रहा है, या फायदा उठा रहा है रिच फार्मर्स। पुअर फार्मर्स तो इतना इनपुट खरीद भी नहीं रहे। इनपुट्स के लिए रिच फार्मर्स अप्लाई करते हैं और रिच फार्मर्स फायदा ले जाते हैं। तो जो इंटेंडेड बेनिफिट है फॉर पुअर फार्मर्स, वो रिच फार्मर ले जाते हैं। इसको समझाएं, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। आप लोग देखे होंगे कि जब पूजा होता है, कोई भी तरीका का एक पूजा हुआ, तो रास्ते में भोग बट रहा होता है, भोग है ना, भोग एक प्रसाद की तरह, तो थोड़ा तो सभी को लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, हाँ सर बिल्कुल। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग शायद देखे होंगे, जो बर्तन भर भर के ले जाते हैं और उसमें भर के घर पे खाते हैं आके। क्या ये सही है? महा बेवकूफी है। हाँ, अगर आप डोनेट किए हो कुछ अमाउंट तो आपके पास राइट है, वरना आप पता है कर क्या रहे हो? जो इतना सारा भोग बेसी बट रहा है, वो तो बट रहा है जिससे पुअर लोग खा सके रास्ते में, और यहां अमीर लोग खड़े हो जाते हैं लाइन पर टोकरी लेकर। हाँ, भोग या प्रसाद है तो आप लोग थोड़ा सा लीजिए ना, या फिर आप लोग डोनेशन कीजिए और फिर हक से लीजिए, हेल्प कीजिए ना उस ट्रस्ट को जो ये डोनेशन कर रही है, जो लोगों में बांट रही है। ये इसी तरह से है कि जब प्रसाद बंटता है तो रिच फार्मर्स आके पहले खड़े हो जाते हैं और स्मॉल फार्मर्स को मिलता ही नहीं है। रियल में ये भोग बट ही रहा था स्मॉल फार्मर्स के लिए। सेम चीज यहां पर ये बोला जा रहा है, सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो मिलना स्मॉल फार्मर को चाहिए, पर वो रिच फार्मर फायदा उठा के ले जाता है। इसलिए जो लोग अगेंस्ट है सब्सिडी के, वो इसलिए। माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर खत्म। एनी क्वेश्चंस? होना नहीं चाहिए। सर चलिए,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरी बात हम लोगों ने कर ली है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरी बात हम लोगों ने कर ली है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर को दो हेड्स के अंदर पढ़ा, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा तीन चीजें, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू टेनेंट्स, एंड तीसरा प्राइस लैंड सीलिंग एस्टैब्लिश्ड। वो फेल हुआ बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ स्टेट पार्टिसिपेशन, सो मेनी अदर रीजंस। फिर हम लोगों ने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको दो फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया। उसके लोग फेवर में भी थे और अगेंस्ट में भी थे। फेवर का अपना रीजन, अगेंस्ट का अपना रीजन। पर दिस कंप्लीट्स एग्रीकल्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है या क्या रोल रहा ड्यूरिंग दिस 1950 टू 1990 पीरियड। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच वन ऑफ माय फ्रेंड्स हियर। हाँ सर। तो फ्रेंड्स, अगर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का बात करना है ना, सबसे पहले तो यार मैं आपको बता दूं कि पब्लिक सेक्टर अपने रोल में फेल हो गई थी। क्या रोल था वो बताने से पहले मैं बता दूं फेल हो गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एटलीस्ट। और वो रोल को मैं चार भाग में बांट दूंगा। लूज, LOSE, लूज मतलब समझे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 1950 से 1990 में जब गवर्नमेंट चला रही थी हमारी कंट्री को, तो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री से रिलेटेड क्या रोल था कंट्री के अंदर, वो देखते हैं हम लोग। एक्चुअली रोल से ज्यादा हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला तो आप लोग देखोगे कि गवर्नमेंट की वजह से इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर लैग कर रहा था। मतलब प्राइवेट सेक्टर लोग ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे टू स्टार्ट बिजनेसेस। क्यों, वो नीचे मैं बताऊंगा। दूसरा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर के पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था। और चौथा, गवर्नमेंट का एक मेजर रोल था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आइए सर हम लोग एक एक बात करें, ध्यान से सुनना आप लोग बात को। सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विच इज लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्राइवेट सेक्टर था ना, इसके पास इंसेंटिव इनफ नहीं था टू डू द बिजनेस। द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ, आप लोग समझिए, टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स। प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट कर सके टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स, इंडियन मार्केट इतना बिग इनफ नहीं था। क्यों? क्योंकि देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उसका जो लेवल ऑफ डिमांड था दैट वाज लो। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट स्टार्टिंग द बिजनेस फॉर मीटिंग अवर नेशंस फूड रिक्वायरमेंट्स। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट करता हूं, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर में क्या लिखा हुआ है। पहला, द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। इसलिए जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर में जो बहुत फेमस थे वो लोग इधर आए नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ के लोग भी गरीब थे तो ज्यादा डिमांड था नहीं। ये था माय डियर फ्रेंड्स पॉइंट पहला, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। मतलब क्या सिचुएशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, आप लोग देखते चलो। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने खुद को सारा कंट्रोल दे दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद को सारा कंट्रोल दे दिया था। जो भी इकोनॉमी के लिए मेजर इंडस्ट्रीज थी उनसे रिलेटेड कंट्रोल, डिफेंस, आयरन एंड स्टील और कितने सारे इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि अगर ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट देखेगा और फिर लोगों का फायदा उठाएगा, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। अब तीसरा रीजन या तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट को अपना PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग सेटअप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो बड़ा बड़ा यूनिट सेट कर पाए। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। आज जितना रिच है हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर, उतना उस समय थोड़ी था। और फोर्थ, गवर्नमेंट का एक मेजर रोल था इंडस्ट्रियल सेक्टर के दौरान कि भाई लोगों को नौकरियां मिले, जो कि एग्रीकल्चर से ज्यादा स्टेबल हो। एग्रीकल्चर में तो कभी बारिश हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी सब्सिडी मिला, कभी नहीं मिला, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। पर अगर लोगों के पास नौकरी में स्टेबिलिटी आ गई तो लोग एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी पाएंगे। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। लूज, LOSE, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, शॉर्टेज ऑफ, ये क्या कंडीशन था, हम लोग ये कंडीशन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर एंड फाइनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। अब आप लोग सुनना आगे बात को। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने एक मेजर पॉलिसी रेजोल्यूशन पास कर दिया था
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। क्या ये अच्छा था? मैं अग्री नहीं करता, पर आपको ये नहीं बताना। कोई पूछे आईपीआर 1956 क्या बोलता है तो मैं बता दूं। आईपीआर 1956 कब पास हुआ था? सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान। गवर्नमेंट का यहां पर फोकस क्या था? एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए जो गवर्नमेंट ने पास किया था ना, इसका क्लियर कट आपको पता है क्या स्वार्थ था गवर्नमेंट का? क्लियर कट स्वार्थ ये था कि जो भी मेजर इंडस्ट्रीज होती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो भी मेजर इंडस्ट्रीज होती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर लाना। क्यों? जिससे सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर हो सके। तो सर गवर्नमेंट ने ये आईपीआर 1956 में एग्जैक्टली किया क्या? आप तब से बोल रहे हो आईपीआर लाया, नया लॉ लाया, नया लॉ लाया। ये नया लॉ बोलता क्या है? गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को दोस्तों 3 भागों में बांटा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। अब ये क्या है? ये अलग अलग शेड्यूल्स में आप लोगों को आइए फटाफट बताता हूं। यहां पर ना शेड्यूल बी होगा, सी यहां पर ए लिखा हुआ है, मिस टाइपिंग है और क्या। सुनना आप लोग बात को। पहला शेड्यूल ए में गवर्नमेंट ने वो इंडस्ट्रीज क्लासिफाई की थी जो सिर्फ स्टेट के अंडर रहेगा। ओन्ड बाय द स्टेट मतलब ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये इंडस्ट्रीज में तो प्राइवेट सेक्टर झांक भी नहीं सकता। आर्म्स एंड एम्युनिशन, एटॉमिक एनर्जी, ऑयल और रेलवेज। मैं आपको बता दूं, आर्म्स एंड एम्युनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ये आज भी गवर्नमेंट के अंदर ही है। आज भी एज वी स्पीक गवर्नमेंट के अंदर ही है। आज भी इस चीज का राइट प्राइवेट सेक्टर तक नहीं पहुंचा है। तो शेड्यूल ए के अंदर वो इंडस्ट्रीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जिसके रिलेटेड पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास था। सेकेंड शेड्यूल बी, शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज थी जैसे एल्यूमिनियम, माइनिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जहां पर मेजर रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा। मेजर रोल शेड्यूल बी में भी इंडस्ट्रीज का गवर्नमेंट का ही रहेगा। प्राइवेट सेक्टर बस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस कर सकता है पर गवर्नमेंट को केवल सपोर्ट करने का। इन इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, माइनिंग, फर्टिलाइजर, आज के डेट पर प्राइवेट सेक्टर को फुल छूट मिल चुका है विदाउट मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। पर ये उस समय का बात है। तो देख रहे हो शेड्यूल ए में प्राइवेट सेक्टर को देखना भी मत, देखना भी मत। शेड्यूल बी में हाथ देख लो, बस हाथ मिलाने लायक देखो, ज्यादा तुमको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। प्राइवेट सेक्टर को बोलता था। शेड्यूल सी में वो बिजनेसेस थे जहां पे जो शेड्यूल ए और बी में कवर्ड नहीं है, जैसे लेदर बिजनेस हो गया, क्लॉथ्स का बिजनेस हो गया, जो कोई भी कर सकता है प्राइवेट बिजनेस। लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन देखोगे, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन ये कि आपको कोई भी नया इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करना है या कोई भी बिजनेस करना है प्राइवेट सेक्टर, तो आपको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना। मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ने आज के डेट पर ये लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया। अब आपको कोई बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग नहीं चाहिए एक्सेप्ट सम। तो ये था कितना स्ट्रिक्ट। आप देखो कैसे प्राइवेट सेक्टर का मन करेगा कि हम आए इस इकोनॉमी के अंदर और बिजनेस करें और कुछ करें। समझो आप लोग, शेड्यूल ए के अंदर वो इंडस्ट्रीज है जो सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगा, शेड्यूल बी के अंदर है जो गवर्नमेंट चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर खाली सपोर्ट कर सकता है। और थर्ड में प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, चला सकता है खुद, लेकिन लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। सरकार हर जगह इन्वॉल्व है। ये था आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। और एक और लॉ पास हुआ था, 2 लॉज था इंडस्ट्री से रिलेटेड मेजर, जो आप लोग से पूछा जा सकता है। पहला आईपीआर 1956 और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट, जो आईपीआर के दौरान ही उसी के आसपास साल 2 साल में पास हुआ था। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट क्या बोलता है सर? एक्चुअली एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है कार्वे कमेटी। कार्वे जो है एक पर्सन का टाइटल है जो उसके हेड थे कमेटी के। इस कमेटी ने एडवाइस किया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना रूरल एरियाज में, उनको बढ़ाने का एनकरेजमेंट दिया जाए, उनको बढ़ने का एनकरेजमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब जो हाथ से हैंडीक्राफ्ट बनते थे ना, प्रोडक्ट्स, हाथ से अलग अलग आर्टिफैक्ट्स और ये सब बनते थे, उनको ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय किया था, वापस उनको एनकरेज करें। इससे क्या होगा? कार्वे कमेटी का कहना था इससे रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में लोगों का इनकम आएगा तो लोगों का डेवलपमेंट होगा और साथ साथ में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, क्योंकि एक बार में नौकरियां नहीं बन सकती। तो लोग खुद अगर काम करने लगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, खुद बिजनेस से सेटअप करने लगे गवर्नमेंट की मदद से, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या कोई भी तरीका से, तो क्या है स्टेट के ऊपर जो है प्रेशर कम होगा और साथ में लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी।
ये दो मेजर पॉलिसी चेंजेस थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 के बीच में लाया। क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट, और दूसरा आपको मैं बता ही दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अच्छा, तो ये बात है। सर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते किसको है? वो इंडस्ट्रीज आज की डेट पर, ये आज का डेफिनेशन है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोस्तों आज के डेट पर वो इंडस्ट्री होती है जिसका मैक्सिमम उस समय, एक्चुअली उस समय का मैं बात करूं तो उस समय का रिक्वायरमेंट ये था कि वो इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल बोलेंगे जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, वो होता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस समय के डेफिनेशन के दौरान। सर आज का डेफिनेशन बोलता है 1 करोड़, तो अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो आज के डेट पर उस समय तक 5 लाख रुपीज था मैक्सिमम। 5 लाख क्रॉस होते ही आप मीडियम में आ जाओगे। अब गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और क्या किया मैं बताता हूं। देखो आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो लोग फिर मार खा जाएंगे किससे? जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे। सर बात तो सही है। अब गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना था। गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है? 2 चीजें। पहला, कंसेशन देना चालू किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेसमैन को कि अगर आप अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो गवर्नमेंट आपको पैसा से मदद करेगा, गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाएगा या कम टैक्स लगाएगा, इंटरेस्ट देगा, लोन देगा एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी तरीके से जो गवर्नमेंट मदद करता था वो था कुछ प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट डिसाइड करके बता दिया था जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकती, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर करेंगी और वही बेचेंगी, जैसे वो पॉट हो गया और ये सब चीज। इससे वो कंपटीशन खत्म हो गया ना। तो कैसे, तो अगर कोई पूछे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको बोलना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लॉ पास किया। वो लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि भाई रूरल डेवलपमेंट और लोगों को नौकरियां मिले रूरल एरियाज में, तो लोगों को एनकरेज किया जाए कि खुद अपना बिजनेस सेटअप करे। उस ईयर के डेफिनेशन के दौरान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बचाने के लिए क्या किया? 2 चीज, सस्ते रेट में लोन दिया, और दूसरा चीज गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये था इंडस्ट्री से रिलेटेड बातचीत। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को याद हुआ? क्या यो और नो एवरीवन? फटाफट रिस्पॉन्ड करिए एवरीबॉडी। क्या बोलते हो फ्रेंड्स? ओके, सो फ्रेंड्स अगर मुझे कोई इंडस्ट्रीज बोले समराइज करने को, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा लूज, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, है ना, लैक ऑफ इंसेंटिव बाय प्राइवेट सेक्टर, हाँ, ऑब्जेक्टिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का, सो मेनी अदर थिंग्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा 2 मेजर पॉलिसी चेंजेस, आईपीआर 1956 जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, जिसको 3 शेड्यूल्स में बांटा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए कौन? ओनली गवर्नमेंट। शेड्यूल बी कौन? गवर्नमेंट बट प्राइवेट सेक्टर कैन गिव अ सपोर्टिंग हैंड, जैसे एल्यूमिनियम बिजनेस। एंड शेड्यूल सी, प्राइवेट सेक्टर कैन डू द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, आईपीआर 1956। फिर था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लॉ, जो क्या बोलता है, जिसमें गवर्नमेंट ने 2 सपोर्ट प्रोवाइड किया फार्मर्स को। पहला, लो रेट, फार्मर्स को नहीं, एक्चुअली स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को। पहले तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया, और दूसरा कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन होती है उस जमाने के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? वो जिसके बिजनेस में 5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। आज के डेट पर यही चीज 1 करोड़ हो चुका है। ठीक है सर, बात आपका क्लियर हो गया? सर हमें बात आपका क्लियर हो गया है। मैं बोला ऑल राइट देन। आइए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अब आगे बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को अगर आगे बताऊं तो ध्यान से सुनना। ट्रेड, अब ट्रेड का क्या हालचाल था मैं बता देता हूं आपको।
हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो सरकारें थी, वो उस समय क्लियर कट ऑब्जेक्टिव लेकर बढ़ी थी, और वो था इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी का नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सर समझ नहीं आया ये इंपोर्ट स्ट्रेटेजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड स्ट्रेटेजी এটা की होए। मैं बोला ध्यान से समझना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब गवर्नमेंट का क्लियर कट फंडा था कि यार वी नीड टू बिकम सेल्फ रिलायंट, वॉट एवर वी इंपोर्ट, ट्रेड का बात कर रहा हूं, नेक्स्ट हेड में आ चुके हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, अब ट्रेड में वॉट एवर वी इंपोर्ट नाउ हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विथ ओन प्रोडक्शन। मतलब खुद हम लोग प्रोड्यूस करेंगे रेदर देन बीइंग रिलायंट ऑन सम अदर नेशन। समझ आया? जी सर। सर पर गवर्नमेंट इसको कैसे करेगी? दो तरीकों से। एक्चुअली तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं मेजर दो तरीकों को आपको बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला कोटा और दूसरा टैरिफ। कोटा का मतलब, आज मान लो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, पर आप एक बायर हो जो प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करता है। अब मेरे को दिख रहा है एज अ गवर्नमेंट कि यार ये बायर तो हमारे घर के प्रोड्यूसर से नहीं लेकर बाहर से मंगा रहा है प्रोडक्ट को, तो एज अ गवर्नमेंट मैं क्या करता हूं, कोटा लगा देता हूं। कोटा को बोलते हैं क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। मतलब इन अ ईयर मैक्सिमम क्वांटिटी जो आप एक प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन, वो मैं फिक्स कर दिया। मान लो आप एक सेलर या एक ट्रेडर हो रेफ्रिजरेटर्स के, आप लोग रेफ्रिजरेटर्स बेचते हो, ठीक है, किसी से खरीदते हो और फिर दूसरे को बेचते हो। आप मंगा रहे हो रेफ्रिजरेटर बाहर से, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अब साल में सिर्फ 5 रेफ्रिजरेटर इंपोर्ट करना अलाउड है। तो आप समझे, अब अगर आप एक सेलर हो जो ईयरली हजारों रेफ्रिजरेटर बेचता है, चलो 100 रेफ्रिजरेटर बेचता है, अब वो क्या करेगा, वो खाली 5 ही बाहर से मंगा पाएगा, तो बाकी 95 कहां से खरीदना पड़ेगा? अपने घर से। इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट्स को कम करने का स्ट्रैटेजी। और दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला तो था क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, और दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ। टैरिफ लगा दिया। सर टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग समझ लो, टैक्स, इंपोर्ट टैक्स। आपको सरप्राइजिंग लगेगा जान के कि उस समय गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इंपोर्ट हम लोग बाहर से कम करें, हमारे यहाँ के लोग, गवर्नमेंट ने, आप लोग सरप्राइज होगे जान के, लगभग 80 to 100% का टैक्स लगा दिया था। मतलब अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 1000 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? इससे क्या होगा, लोगों के लिए सामान महंगा होगा और लोग अपनी कंट्री से परचेज करेंगे रेदर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। अब आप लोग समझना, सर ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था हमारे देश के लिए? दो, पहला, अगर बाहर का प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रहा है तो हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है जो कि गरीब है या लो लेवल पे थे, उनको compete करना पड़ेगा फॉरेन प्रोडक्ट के साथ जो कि स्टैंडर्ड है और टाइम टेस्टेड है, क्वालिटी है, कर नहीं पाएंगे compete। आप लोग को मैं एक फनी फैक्ट बताता हूं, 1970s के दौरान गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी अपनाई ना, तब कोका कोला को बाहर जाना पड़ गया था। कोका कोला जो इंडिया में था ना, कोका कोला बंद हो चुका था इंडिया में। फिर बहुत सारी चीजें हुई, 1991 वो हमारा 3rd चैप्टर है, उसके बाद कोका कोला वापस इंडिया आया। इस स्ट्रेटेजी की वजह से कोका कोला को भी बाहर कर दिया गया, बोला सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडिया में, इंडिया लोग जो बनाते हैं ना वो बिकेगा। फॉरेन कंपटीशन नहीं हो, इसलिए जरूरी था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा दूसरा हो ये रहा था कि जब भी हमारे यहाँ के लोग बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, तो जो कंट्री का फॉरेन करेंसी है, देखो आज आप अमेरिका से मंगाओगे प्रोडक्ट तो आपको तो डॉलर्स में ही पे करना पड़ेगा अमेरिकन लोग को। सर हाँ, हम लोग को अमेरिकन को डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। मैं बोला बस सुन लीजिए, अब जब आप लोगों को अमेरिकन लोग को डॉलर में ही पे करना पड़ेगा, जब आप लोगों को अमेरिकन लोगों को डॉलर में ही पे करना पड़ेगा, तो हुआ क्या, हमारी कंट्री में जितने भी यूएस के डॉलर्स है वो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट होगा तो डॉलर्स बाहर जाएंगे। तो जब डॉलर बाहर गए और ये
बार बार डॉलर बाहर जाएंगे तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स की कमी होगी। जब इंडिया के पास डॉलर्स की कमी होगी तो इंडिया का जो रुपीज है वो कमजोर होगा कंपेयर टू डॉलर्स। है हमारे यहाँ पे चैप्टर एक मैक्रो के अंदर जहां हम लोग ये पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज। चिंता ना करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। अभी मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, पर वॉट एवर द ब्रॉड बॉटम लाइन इज दिस ओनली, कि इंडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना था कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारी कंट्री में वो बाहर ना जाए या कम से कम जाए। तो इस वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जरूरत था। क्यों? तो फॉरेन कंपटीशन अवॉइड करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पॉलिसीज का ये पॉलिसीज का जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फर्क पड़ा वो क्या इफेक्ट पड़ा, आइए देखते हैं। पिक, आइए एक पिक लेते हैं, पीआईसी के पिक में ये डिवाइड हो सकता है। इम्पैक्ट क्या? अफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो अलग अलग सरकारों ने पॉलिसीज लाई, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इन सब का क्या इंपैक्ट हुआ, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला पी था प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। पहला कि फॉरेन कंपटीशन जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सरकारों ने किया हमारे यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर, महिंद्राज एंड ये सब बढ़ सके। इलेक्ट्रिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर हमारे यहाँ पर ग्रो कर पाए। अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे होते तो हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। तो पहला इंपैक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश के दौरान खाली एक कॉटन और या फिर एक आपका जूट, यही बेसिकली इंडस्ट्रीज थे जिसमें इंडिया की इंडस्ट्रीज में थे। बाद में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाइवर्सिफाई होने लगा, एक्चुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई होने लग गया। अब हमारे यहाँ पर कॉटन और जूट के गुड्स बनने के साथ साथ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ना चालू हो गए थे। वाओ सर वाओ। तो पिक में दो चीजें हम लोग पढ़े इफेक्ट, पहला कि प्रोटेक्शन हो गया फॉरेन कंपटीशन से, दूसरा इंडस्ट्रीज हमारे कॉटन और जूट से डाइवर्सिफाई होकर नए प्रोडक्ट्स बनाने लगे। ठीक है। तीसरा है सी, हमारी जो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी पर वो 5 से 10% था ब्रिटिश के दौरान। अब हमारी इंडस्ट्रीज भी पैसे कमाने लगी थी और कंट्रीब्यूट करने लगी थी। देख लीजिए ना, आज आप लोग 50 से कंपैरिजन कीजिए। 1951 में जो ब्रिटिश का जो हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था 59%, वो हल्का कम हुआ क्योंकि लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में जाने लगे। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश जाते समय 13% था और कुछ 40 साल में बढ़कर 25% लगभग पहुंच गया। सेम विद सर्विस सेक्टर। तो आप लोग देखो हमारा कंट्री ग्रो किया। सर कैसे पता चला आपको? एग्रीकल्चर कम हुआ और इंडस्ट्रियल और सर्विस बढ़ा। इसका मतलब लोग बिजनेस करना स्टार्ट किए, लोग पढ़ाई करना शुरू किए, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ पाया। ओह, तो पिक में 3 बातें थी इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी चेंजेस का। पहला फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन, पॉलिसी चेंजेस मतलब जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी था उसका। दूसरा इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हो पाया। तीसरा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करने लगे इंडस्ट्री। और फोर्थ, की रोल इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लोगों को नौकरियां मिली, सेल्फ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, खुद को वो लोग नौकरियां देने लगे बिकॉज दे स्टार्टेड डूइंग देयर ओन बिजनेसेस। ठीक है। जी हाँ सर, जी हाँ सर। सर समझ में आया। अब सर ये जो भी पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चाहे वो ट्रेड पॉलिसीज हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की पॉलिसी हो, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज हो, इनमें क्या प्रॉब्लम्स थे? पहला, ये इनवर्ड लुकिंग थे। इनवर्ड लुकिंग मतलब हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से लेना देना। इससे पता है प्रॉब्लम क्या हुआ? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट को रोकवा दिए थे, इस वजह से जो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स था, हम लोग हमारे सिटीजन्स को यहाँ पर वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट से वंचित रखे, क्योंकि जो डोमेस्टिकली मेड प्रोडक्ट्स थे उस समय के वो लो क्वालिटी के थे। तो पीपल वर फोर्स टू बाय लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पहला, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, फोर्स द इंडियन कंज्यूमर्स टू परचेज लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसका बैड पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स तो हम लोगों ने पिक कर लिया था पीआईसी के। दूसरा बैड पॉइंट, मिसयूज ऑफ लाइसेंसिंग। अब हुआ क्या माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना।
मिसयूज होने लग गया लाइसेंसिंग पॉलिसी का। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ने क्या किया, उनको लाइसेंस ये नहीं मिला था कि वो लोग नया फर्म खोले, वो लोग अपना एग्जिस्टिंग फर्म के नाम से ही बहुत सारे बिजनेसेस खोलने लगे। समझ रहे हो आप क्या करने लगे? वो लोग अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस के नाम से ही बहुत सारे बिजनेसेस खोलने लगे। ये होने लग गया था। और नेक्स्ट लास्टली हमारे यहाँ का जो पब्लिक सेक्टर था वो इनएफिशिएंट था। लोग यहाँ पे काम नहीं करते थे, सब रेस्ट करते थे, फिक्स सैलरीज थी। ये था माय डियर फ्रेंड्स मेजर पॉइंट्स जो इंपैक्ट हुआ। और इसकी वजह से, ये इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर की वजह से हमारे नेशन का रिसोर्सेस बर्बाद होने लग गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के लोगों को सैलरी मिलती थी पर काम कुछ भी नहीं करते थे। फ्रेंड्स, ये था क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द पॉलिसीज दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। और अगर हम लोग कंक्लूड करें कि क्या क्या हालत था, तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम लोग ये बोलेंगे कि एग्रीकल्चर में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था बाय द एंड ऑफ 1950 टू 1990। जमींदारी सिस्टम खत्म हो चुका था इंडिया में। ये था एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म। अब एकदम ब्रॉड बॉटम लाइन पढ़ते हैं कि क्या हुआ अल्टीमेटली। ये हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हो गया था, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस अभी भी मौजूद थे 1990 तक, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। ये था ब्रॉड कंक्लूजन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। और अगर कंक्लूजन रिलेटेड टू ट्रेड सेक्टर बताएं, तो इनवर्ड ओरिएंटेड सेक्टर की वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्री का प्रोडक्ट्स यहां नहीं आने दोगे, तो आपकी कंट्री का प्रोडक्ट भी बाहर कोई नहीं खरीदेगा, तो एक्सपोर्ट्स इंडिया का कमजोर रह गया। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हाँ प्रोटेक्शन मिला, और क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्टेड थे इन द फॉर्म ऑफ कोटाज एंड सो मेनी अदर थिंग, तो वो लोग को पता था कि कंपटीशन तो फॉरेन है ही नहीं हम लोग का, तो वो लोग कभी भी इंसेंटिव नहीं लिए टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ये है ब्रॉड कंक्लूजन इस चैप्टर का। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, गुड। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर वाज वर्किंग वेरी पुअर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में दूसरी बात यह हुई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हुआ। और अगर ट्रेड का कंट्रीब्यूशन बात करें, इनवर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट्स हमारा कभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ। और क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को पता था कि बाहर से कोई नहीं आने वाला, कंपटीशन गवर्नमेंट हम लोग को बचाएगा, इस वजह से हमारे यहाँ के लोगों ने कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इंसेंटिव नहीं लिया। इस वजह से 1991 में वो होगा जो होगा। और क्या होगा वो हमारा थर्ड चैप्टर है, 1991 एंड बियॉन्ड। डियर फ्रेंड्स, यहां तक सारी बातें सबको क्लियर है? यो और नो एवरीवन, फटाफट बोलना पड़ेगा, यो और नो, कम ऑन दोस्तों। और हाँ, चलिए फ्रेंड्स, यही था ओवरऑल डिस्कशन। सो लेट्स रैप अप फॉर द डे। बाय बाय एवरीवन।